नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 5 फेब 2025। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, इससे रिलेटेड हमारा पहला आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हम देखेंगे, हम इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि यूपीएससी इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, क्या चीज़ें हमारे काम की है, क्या चीज़ें काम की नहीं है। अगर हम इसके नोट्स पे बनाएं तो इस टाइप से बनाएं कि हमारे काम की चीज़ें उसमें आ जाए, फालतू चीज़ें उसको हम अवॉइड कर दें। बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे। तो पहला आर्टिकल, उसका नाम क्या है? आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये आर्टिकल है। तो आरबीआई ने है ना अपना डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये रिलीज किया है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो हम कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि वो चर्चा में क्यों है, वो न्यूज़ में क्यों है। तो ये जो आर्टिकल आया है ये क्यों चर्चा में आया है? चर्चा में इस वजह से आया कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका जो एक इंडेक्स है, इंडेक्स क्या होता है वो तो आपको चीज़ पता होगी। हर कोई एजेंसी है वो अपना अपना एक इंडेक्स रिलीज करती है, उसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, बेसिक लेवल से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आरबीआई ने अपना एक इंडेक्स रिलीज किया है। इंडेक्स का नाम क्या है? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये इसका नाम है। क्या आपको याद रखना है? आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो किसने जारी किया है। फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आरबीआई ने जारी किया है, नीति आयोग ने जारी किया है, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। पहला पॉइंट आप लिख लोगे, अगर नोट्स बना रहे हो तो ये पहला पॉइंट लिख लोगे। पहला ऊपर लिखोगे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है। और फिर है जैसे लिखो न्यूज़, न्यूज़ में क्या लिखोगे कि आरबीआई ने अपना डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो रिलीज कर दिया है, ये न्यूज़ लिख दोगे। उसके बाद में लिखो इस इंडेक्स की मुख्य विशेषता क्या है, इसके फीचर के बारे में बात करेंगे, इसके क्या क्या विशेषता है। तो ये जो इंडेक्स है ना वो कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा है। अगर कोई इस साल एग्जाम नहीं दे रहा, 25 में एग्जाम नहीं दे रहा है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो डेटा दे रखा है वो याद रखने की आवश्यकता है। मतलब 25 में नहीं दे रहा है उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर जो 25 में एग्जाम दे रहा है उसको ये डेटा आवश्यकता रखने की याद रखने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रीलिम में तो डेटा नहीं, बट मेंस में ये डेटा रखने की जरूरत पड़ सकती है। मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर डेटा की भी जरूरत पड़ती है, प्रीलिम में डेटा तो नहीं आता है। तो इस जो इंडेक्स अभी आरबीआई ने रिलीज किया था डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, इसकी कुछ विशेषता की बात करते हैं। तो सबसे पहले इस इंडेक्स में बात करी गई है मात्रा के आधार पर। अभी जो भारत में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ना उसमें बताया गया है कि डिजिटल पेमेंट में वृद्धि हुई है। क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट? इस पॉइंट में कहा गया है भारत में जो डिजिटल पेमेंट होता है, जो ऑनलाइन पेमेंट होता है, उसमें वृद्धि देखी गई है। ये बात सिंपल है, आपको समझ में आ गई होगी। आपको पता है कि भारत में ऑनलाइन पेमेंट है वो बढ़ गया है। अपन बात करेंगे आप 2015 की 16 की, तो उस टाइम इतना ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है। 2018 में कितने लोग करते थे? 2018 में जो पेमेंट होता था ये 5.86 लाख करोड़ का होता था, 5.86 लाख करोड़ का। अब बढ़ के कितना हो गया? 246 करोड़ का हो गया है। क्या आपको ये डेटा याद रखना है? ये डेटा तो याद रखने की किसी को भी जरूरत नहीं है, इतना बेसिक डेटा तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेंस में आपको कुछ लिखना भी है ना तो आप ऐसे लिख सकते हो, आरबीआई के अकॉर्डिंग ऐसे कुछ लिखना हो, जैसे क्वेश्चन आ जाए डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड आ जाए, या गवर्नमेंट ने क्या डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए कोशिश की है, क्या प्रदर्शन दिखा है, तो वहां पर ऐसा लिखा जा सकता है आरबीआई के अकॉर्डिंग भारत में जो डिजिटल पेमेंट है उसमें वृद्धि देखी गई है। कितनी वृद्धि देखी गई है? 2018 से 2024 के बीच में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। कुछ आंकड़े दे दो, ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं रखना है कि इतने करोड़ वृद्धि देखी गई है या इतने परसेंटेज वृद्धि देखी गई है। इतनी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल याद रखना है कि वृद्धि देखी गई है, मतलब ग्रोथ देखी गई है। और ये आपको नॉर्मल याद नहीं रखोगे तो भी कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो वहाँ पर ये पॉइंट काम आ जाएगा। इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो मेंस में काम आते हैं। प्रीलिम में इस प्रकार के पॉइंट पे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बनता है, मेंस में ये पॉइंट काम आ जाते हैं कि किस प्रकार के इससे आंसर देना है। ठीक है, फिर CAGR ये क्या होता है? CAGR बात कर रहा है, मतलब एक गणना की जाती है कि कोई भी चीज नंबर होते हैं ना उसकी अकाउंटिंग की जाती है। तो ये क्यूमुलेटिव अकाउंटिंग होती है। कोई में क्यूमुलेटिव क्या होता है? पूरी तरह से गणना की जाती है किसी, तो इसे कहा जाता है CAGR। क्या ये याद रखना है? ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इसने यही कहा, ये इस पॉइंट में यही बात की जा रही है कि डिजिटल भुगतान में पिछले 5 वर्षों में ये CAGR क्या है? एक गणना का तरीका है। मतलब कोई भी आप काउंटिंग करते हो तो उसका एक तरीका, अलग अलग प्रकार की नॉर्मल काउंटिंग होती है, ठीक है, क्यूमुलेटिव काउंटिंग होती है, उस प्रकार की काउंटिंग होती है। तो उसमें इन्होंने बात करी है कि इतनी % ग्रोथ देखी गई है।
तो इसमें भी याद रखने की सिंपल बात नहीं है कि भारत में गणना जो डिजिटल पेमेंट है उसमें ग्रोथ देखी गई है। आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया, तो दूसरा पॉइंट है वो इससे मिलता जुलता ही है। ठीक है, लिख भाई कहीं नोट्स भी बना रहे हो तो इतना ही लिखना कि भारत में डिजिटल पेमेंट में वृद्धि देखी गई है। ये CAGR वाला पॉइंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये पॉइंट याद रखना, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। UPI की फुल फॉर्म पर UPSC क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है। UPSC ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था UPI की फुल फॉर्म पे, और भी कई संस्थाएं उनके बारे में, मतलब और भी कईयों के बारे में फुल फॉर्म पूछी है UPSC ने, तो UPI के बारे में पूछ सकता है। तो UPI की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI की फुल फॉर्म याद रखनी है। UPSC इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछ भी सकता है। तो फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। याद रख लो, आप रट लो इसको, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, क्योंकि UPSC इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है और ये प्रीलिम के काम का है। मेंस में ये काम नहीं आएगा। मेंस में अगर आपको UPI के बारे में कुछ लिखना है तो फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट UPSC में क्वेश्चन पूछेगा नहीं UPI पे, और कहीं आपको यूज करना हो तो शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो भी चल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी, फुल फॉर्म लिखनी पड़ती है। अगर आपको याद है तो लिखो, कई बार आपको याद नहीं होती है तो जरूरी नहीं है कि फिर उसके पीछे पड़े रहोगे, या नहीं यार याद नहीं है क्या करे क्या करे, कुछ नहीं, शॉर्ट फॉर्म भी लिख लो, नहीं है तो मार थोड़ी सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे चल जाएगा। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम हिंदी में लिख रहे हैं तो वहाँ पर क्या UPI ऐसे लिखना है या फिर ऐसे लिखना है, UPI ऐसे लिखना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसा कोई फर्क नहीं। नॉर्मल जो इंग्लिश वाला वर्ड है ना वो भी लिख सकते हो, इतना शुद्ध हिंदी का भी फोकस नहीं किया जाता है। नॉर्मल रखनी, आपको इतनी शुद्ध वाले भी नहीं जाना है कि उनको भी समझ में नहीं आ जाए, बिल्कुल एकदम आप एग्जैक्ट हिंदी लिख रहे हो जो उनके भी पल्ले न पड़े, नहीं, ऐसा भी नॉर्मल हिंदी लिख सकते हो, चल जाता है। ठीक है, तो UPI की फुल फॉर्म लिख लो। फिर यहाँ पे इस पॉइंट में क्या बात करिए, इस पॉइंट में बात करिए UPI ने भारत में ये जो डिजिटल पेमेंट होता है ना इसमें बहुत योगदान दिया है। UPI क्या होती है आपको पता है, एक फ़ोन से आप दूसरे फ़ोन में पेमेंट भेजते हो, जैसे फ़ोनपे का उपयोग किया उससे आपको पेटीएम में पेमेंट करना है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, इसके लिए आप फ़ोनपे से पेटीएम में पैसे नहीं भेज पाते थे क्योंकि दोनों का इंटरफेस अलग है, दोनों अलाउ नहीं करते थे। तो UPI ने एक मीडिएटर की भूमिका निभाई, एक बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। जैसे मैं जयपुर में रह रहा हूँ और कोई रह रहा है मुंबई में, अब मैं मुंबई से जयपुर जाना, जयपुर से मुंबई जाना चाहता हूँ, बट मैं जाऊँ कैसे? तो ये मेरे को गाड़ी लेके जा रही है ना, ये क्या है, मीडिएटर की भूमिका निभा रही है, मध्यस्थता की। तो वैसे UPI है वो मीडिएटर की भूमिका निभाती है, पेमेंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करती है, वो UPI करती है। तो UPI ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। UPI को किसने बनाया था? UPI को NPCI ने बनाया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखना, UPI को NPCI द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसने बहुत ही ज़्यादा योगदान निभाया था। इसमें भी UPI के द्वारा जो भी पेमेंट किया जाता है उसमें भी वृद्धि देखी गई है। 2029 में कितना, 2019 में 34% था, वो बढ़ के अभी कितना हो गया, 83%, 83%। इसको कैसे याद रखना है, इसको सिंपल पॉइंट लिख लो आप, UPI में भी वृद्धि देखी गई। UPI के द्वारा पेमेंट में जो की जाता था उसमें वृद्धि देखी गई है। पहले 30% के आसपास था, आप एस्टिमेट लगा दो, 30% के आसपास था, जो कि बढ़कर अब कितना हो गया, 80% के आसपास हो गया। इस प्रकार से आप डेटा यूज रख सकते हो। आपको डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है कि 34% से 83% हो गया, नहीं, इतना याद भी नहीं रहेगा और इतना उनको भी याद नहीं रहेगा। वो एग्जाम जब चेक भी कर रहा है ना, मेंस में काम आएगा ये डेटा, तो प्रीलिम के काम का तो है ही नहीं, बट उसको खुद को भी इतना डेटा याद नहीं रहता है। वो मॉडल आंसर लिख के भी बैठेगा ना तो भी उसका ठीक है आइडिया लगा लेता भाई कि एग्जैक्ट किसी को भी याद नहीं रहता है। तो ठीक है, ऐसे आप काम चला सकते हो, एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फिर मात्रा, यहाँ पे बात करी कि इतने करोड़ से बढ़ के इतने करोड़ हो गए, कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, छोड़ो इसको। हमने क्या क्या पॉइंट देखे, हमें तो पहले कौन रिलीज करता है, RBI के द्वारा रिलीज किया जाता है। फिर बात करिए डिजिटल पेमेंट में वृद्धि देखी गई है, बिल्कुल कितना % हुई है, कितने करोड़ हुई, काम की नहीं है। UPI की फुल फॉर्म याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस याद रखना, UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है, पूछ चुकी है। कितने % वृद्धि हुई है, 30% से बढ़कर 80% हुई है। फिर ये चीज़ें मत लिखो, नोट्स बना रहे हो तो इसको भी मत लिखो, कोई काम का चीज़ है नहीं। फिर कारण क्या है, क्यों वृद्धि हुई है, हम बात तो कर रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट में वृद्धि हुई है, बट क्यों हुई, इसका कारण क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, लोग है ना, जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद में तुरंत GST लागू की गई है, तो उससे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था, लोग ऑनलाइन पे ज़्यादा प्रेफरेंस करने लग गए थे। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बुनियादी अवसंरचना, बुनियादी ढांचा, अगर बुनियादी ढांचा अच्छा है ना तो पूरा एक माहौल बन जाता है, तो लोग ऑनलाइन को ज़्यादा प्रीफर करने लगे थे। तो यही कारण है, ये मेंस के काम का पॉइंट है कि कारण क्या था, तो बुनियादी ढांचा है उस पर अच्छा काम किया गया, जिसकी वजह से ये पेमेंट अचानक बढ़ गया है, ऑनलाइन पेमेंट है वो अचानक बढ़ गया है। एक ट्रस्ट भी डेवलप हुआ है, लोगों को ट्रस्ट है कि भाई हाँ बहुत ईजी है, बहुत स्मूथ है,
एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता है, पैसों को कैरी नहीं करना पड़ता है, चोरी का खतरा नहीं, ऐसे कई फायदे हैं जिसको देखते हुए ऑनलाइन पेमेंट है वो वर्दी देखने को मिली है। फिर कुछ अगर आपको कोई बता दे कि कमियां क्या है, तो भी हाँ फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। भारत में अभी भी लिटरेसी कम है, मतलब आप फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता की बात करोगे तो भारत में उसमें कमी देखी जाती है, वित्तीय साक्षरता बहुत ही कम है। ठीक है, ग्रामीण और शहरों के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण लोग हैं वो अभी कुछ परसेंट ही लोग हैं जो ऑनलाइन पेमेंट का उपयोग करते हैं, और शहर में ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो गैप बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार से आप है वो आंसर भी दे सकते हो, अगर डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए इस प्रकार से दोनों का आंसर दे सकते हो। सिंपल माइंड में रखो कि क्या चीज़ें हो सकती है, आप डॉट को कनेक्ट करोगे ना तो वहाँ पे काम आ जाएगा। डॉट कनेक्ट करना सीखो, यहाँ पे ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट कहाँ कहाँ काम आ सकता है। जैसे हमने बात करी यूपीआई में वर्दी देखी गई, अब ये पॉइंट हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो वहाँ पर इस प्रकार का पॉइंट है आप यूज कर सकते हो। डॉट कनेक्ट करना सीखो, बहुत जरूरी होता है डॉट कनेक्ट करना। ठीक है, अब बात की जा रही है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की। अभी तो हमने बात करी थी इसकी विशेषता क्या है, ये सारी चीजें बात कर ली थी। अभी जो इंडेक्स है इसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले इसका पॉइंट याद रखना, जारी कौन करता है, जारी आरबीआई के द्वारा की जाता है। पहला पॉइंट आप याद रखोगे, कौन रिलीज करता है इसे, आरबीआई के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। क्यों रिलीज किया जाता है, पता तो चल गया भाई आरबीआई रिलीज करती है, पर क्यों करती है, तो ये डिजिटलीकरण, मतलब ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कितना हो रहा है, इसकी क्या मूल्यांकन है, इन सबको आकलन करने के लिए, पता करने के लिए इस सूचकांक को, इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। देश में कितना डिजिटल पेमेंट हो रहा है, कितना देश है वो डिजिटलीकरण हो रहा है, ठीक है, उस सब का पता लगाने के लिए इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इसे आरबीआई के द्वारा रिलीज किया जाता है या आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों किया जाता वो भी हमने देख लिया। अब तीसरा पॉइंट, ये अर्धवार्षिक है, हर 6 महीनों में रिलीज किया जाता है, यानी कि एक साल में 2 बार। ये पॉइंट याद रखना, पहला कौन रिलीज करता है ये न भी रखोगे चलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है एक साल में 2 बार, हर 6 महीने में इसे रिलीज किया जाता है। दूसरा पॉइंट भी याद रखना, यूपीएससी पूछे न पूछे, कोई स्टेट पीसीएस का आप एग्जाम दे रहे हो वहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो कितनी बार रिलीज किया जाता है, तो एक साल में 2 बार रिलीज किया जाता है। ठीक है, इसे लॉन्च कब किया गया था, पहली बार इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया होगा तो वो कब किया गया था, तो इसे आरबीआई ने 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 को पहली बार इसे रिलीज किया गया था। सिंपल पॉइंट है, क्लियर हो गया। पहला कौन करता है, आरबीआई करता है, अर्धवार्षिक है, 6 महीने में रिलीज किया जाता है। डिजिटलीकरण का आकलन करने के लिए इसे रिलीज किया जाता है 1 जनवरी 2021 को। इसी ये पहली डेट याद मत रखो, नहीं भी रखोगे चलेगा, यूपीएससी क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगी, 2021 का भी नहीं पूछेगी डायरेक्ट, तो फिर कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है, ऐसे पूछेगी कि आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है इसे आरबीआई ने रिलीज किया था 2023 में, 2018 में, ऐसे उल्टा पूछेगी, मतलब जो नंबर होंगे ना वो पलटा देगी। ऐसे नहीं पूछेगी कब रिलीज किया गया था या कब लॉन्च किया गया था, डेटा पलटा देगी ये तब ऐसे 4 स्टेटमेंट देगी। तो पहला स्टेटमेंट है कि आरबीआई ने इसे 2018 में रिलीज किया था, दूसरा इसे नीति आयोग द्वारा रिलीज किया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगी। तो आपको याद रखना है कि नहीं 2018 नहीं है, 2023-22 कुछ भी नहीं है, 2021 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आप क्वेश्चन का पैटर्न देखोगे वो इस टाइप से होगा। यूपीएससी कभी ऐसे नहीं पूछेगी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, आरबीआई रिलीज करता नहीं, वो ऐसे नहीं पूछेगी। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इसकी जांच करें या इसके बारे में बताओगे। पहली स्टेटमेंट क्या है, वो पहली स्टेटमेंट में दे देंगे कि इसे नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट है ये 2018 में रिलीज किया गया था। तीसरी स्टेटमेंट है ये साल में 1 बार रिलीज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, तीनों गलत है। बस इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ये चीज समझो। फिर आधार वर्ष, इसका आधार वर्ष 2018 है, अब वो ऐसी स्टेटमेंट निकालेगा आधार वर्ष 2021 से और रिलीज इसे 2018 में किया गया था। नहीं, आधार वर्ष क्या होता है, देखो सिंपल चीज है, आप किसी चीज की गणना कर रहे हो कि मैं बोलूं मेरा वेट है वो अभी 70 kg है, ठीक है, मेरा वेट अभी 70 kg है, फिर मेरा ग्रोथ कितनी हुई, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी ग्रोथ कैसी हुई, तो मुझे कुछ पता तो होना चाहिए कि 1 साल पहले 2 साल पहले मेरा वेट कितना था, कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना। तो अब मैं पता लगाने के लिए क्या बोलूंगा कि भाई मेरी 1 साल पहले जो मेरा वेट था वो 60 kg था, अब बढ़ के कितना हो गया 70 kg, तभी मैं बता पाऊंगा मेरा 10 kg वेट बढ़ा है।
नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो ये जो बेस ईयर होता है ना, वो एक होता है तुलना करने का। भाई 2018 में इतनी चीज़ें थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, अब बढ़ के इतनी हो गई। तो ये होता पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक गई। आप यहाँ खड़े थे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो आप बोलोगे मैं यहाँ से इतना ऊपर आया हूँ। लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि मैं कहाँ से आया, तो कैसे बताओगे मैं आया कहाँ से हूँ। सिंपल पॉइंट समझ में आया कि क्या मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप जयपुर से दिल्ली गए तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जयपुर से दिल्ली गया हूँ। जब आपको पता ही नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, ओनली दिल्ली खड़ा हूँ, तो कैसे बता पाओगे मैं कितने किलोमीटर चल के आया हूँ। तो बेस ईयर का मतलब है आपने कहाँ से तुलना कर रहे हो। तो जहाँ तुलना करनी होती है उसे कहा जाता है आधार वर्ष। तो ये 2018 है, ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो 2018 है। हम अभी भी तुलना भी कर रहे थे कि हमारा ग्रोथ इतना बड़ा है, हमारा डिजिटल पेमेंट में इतना ग्रोथ हुआ है, तो 2018 से तुलना कर रहे थे कि 2018 में इतना था, अब बढ़ के इतना हुआ है। पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है। चलते हैं भाई नेक्स्ट भी, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होता है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी इंडेक्स रिलीज किया जाता है, आप किसी चीज़ को बोलोगे कि वो इंसान बहुत अच्छा है। अब अच्छा है तो कैसे अच्छा है, कुछ उसके लक्षण बताओगे ना कि भाई हाँ यार वो बात करने में अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है, वो इंसान किसी के हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें देखोगे तभी आप बोलोगे इंसान अच्छा है, ठीक है, नहीं तो कैसे बोलोगे आप वो इंसान है। तो ये पैरामीटर्स जो होते हैं किसी इंडेक्स की, वो बताते हैं कि इंडेक्स ने किस प्रकार से परफॉर्म किया है। मतलब कोई भी चीज़ का आप लक्षण बता रहे हो, पैरामीटर्स मतलब उसके लक्षण क्या है, किस चीज़ों को नोटिस करके आप ये चीज़ बता रहे हो, तो ये होते हैं पैरामीटर्स। तो ये जो हम बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, इसके पैरामीटर्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, किन आधार को देख के आप बता रहे हो कि ये इसके लक्षण है, ठीक है। मतलब ये बता रही, इस पर हम बात करें डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की, लेकिन पता ही नहीं चलेगा, हमें लक्षण भी नहीं पता है, किसको फोकस कर रहे वही चीज़ें नहीं पता है। तो पैरामीटर्स का मतलब होता है मापदंड। मापदंड यानी किन चीज़ों को हम फोकस कर रहे हैं। तो फोकस क्या है, पहले है भुगतान सक्षम करता। तो आपको नोट्स बना रहे हो तो ऐसे लिखना है कि इसके पैरामीटर्स, जैसे कि लिखी पैरामीटर्स लिखा ओनली, पहले हमने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लिख दिया, जारी कौन करता, आरबीआई करता है, 6 मंथली, ये सारे पॉइंट लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा पूरा पैरामीटर, पैरामीटर के आगे पॉइंट 1 लिखो। पॉइंट 1 में क्या लिखना है, पॉइंट 1 में लिखता भुगतान सक्षम करता। अब भुगतान सक्षम करता क्या होता है, भुगतान सक्षम करता का मतलब होता है कि इंटरनेट, मोबाइल, बैंक, ये सब क्या है, इसके माध्यम से आप भुगतान करते हो, पेमेंट करते हो। पेमेंट किससे करते हो, इन सब से करते हो ना। तो ये क्या है, अगर किसी जगह का मतलब आरबीआई जो इंडेक्स निकाल ली, उसमें इस चीज़ को फोकस किया जाता है कि उस एरिया का ये चीज़ें कैसी है, वहाँ पर मोबाइल कितने हैं, जो भुगतान करने के लिए इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं है, इनको वेट दिया गया। कितना वेट दिया गया, 25% वेट दिया गया। तो क्या इस चीज़ को याद रखना है, यूपीएससी ना इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। अब देखो इंडेक्स कितने निकलते हैं, एक साल में कम से कम 300 इंडेक्स निकलते हैं, कम से कम। अब सबके आपको ये पेमेंट याद नहीं रहेंगे, मतलब एक साल में 300 इंडेक्स निकलते हैं और आपको 3 साल के इंडेक्स याद रखने हैं। सबके पैरामीटर आपको याद रहने वाले हैं नहीं। कुछ बड़े बड़े इंडेक्स होते हैं उनके याद रख दो, मतलब इंडेक्स निकलते हैं, ठीक है, फिर रिपोर्ट निकलती है, सबके आपको याद नहीं रहने वाले। तो मेरे अकॉर्डिंग तो है ना, आपको लगता है जैसे कि ये तो ठीक है इंपॉर्टेंट, आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, ये तो इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं उनके तो पैरामीटर याद रखो, बाकी छोटे मोटे तो उनके याद रखने की जरूरत नहीं है। बट इसका तो फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग में लगा लेना कि इसके 4 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर क्या है, भुगतान सक्षम करता, ये रट लो कि आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, इसे कौन रिलीज करता है, आरबीआई रिलीज करती है, 6 महीने में रिलीज किया जाता है, लॉन्च 2021 में हुआ था, 2018 इसके आधार वर्ष है। पैरामीटर क्या है, पहला पैरामीटर क्या है, भुगतान सक्षम करता। अब इसका मतलब नहीं भी समझोगे चलेगा, आपको ओनली रट लेना है कि इसका पैरामीटर क्या है, भुगतान सक्षम करता, यानी कि भुगतान करने में हम कितने सक्षम है, उसको कितने वेटेज दिया, ये सारी चीज़ें मत रखो याद, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। पहला पॉइंट इतना याद रख लो, भुगतान सक्षम करता, ठीक है। पैरामीटर में पहला पॉइंट याद रख लिया, भुगतान सक्षम करता, याद रह जाएगा। लिख लो यहाँ पे, ऐसे कहीं पे लिख लो, नहीं लिखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि पहला पॉइंट है भुगतान, मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, भुगतान सक्षम करता, ये चीज़ लिख दी। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर यार ये है दूसरा पॉइंट, भुगतान अवसंरचना। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, बट आपको याद नहीं रखना है, कुछ भी रट लो, बस इतनी चीज़ याद रखनी है। भुगतान सक्षम करता हो गया, भुगतान अवसंरचना हो गया। अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारे लिए अवसंरचना क्या होती है, रोड अच्छी हो, ठीक है, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, स्कूल अच्छी हो, ये सारी क्या है हमारे लिए क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो भुगतान के लिए जो हम पेमेंट करते हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल है, इंटरनेट है, फास्टैग है, ये सारे क्या है, ये इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं।
ये अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ये याद रखना, भुगतान अवसंरचना। पहला सक्षम करता था, दूसरा क्या है, अवसंरचना है। तीसरा पॉइंट, ये चीज़ें नहीं देखोगे चलेगा, कुछ याद नहीं रखना इनमें से। तीसरा ये है उपभोक्ता केंद्रितता। इसका मतलब क्या है, उपभोक्ता केंद्रितता का मतलब क्या है? इसका मतलब है उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, हम आप जैसे लोग हैं, वो कितने जागरूक है, उनके पास में नॉलेज कितनी है, एजुकेशन कितनी है, धोखाधड़ी हो रही कि नहीं हो रही है, ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा क्या है, चौथा है भुगतान प्रदर्शन, मतलब किस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो आरबीआई है अपना जो इंडेक्स निकालती है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, इसके 4 पैरामीटर है। पहले सक्षमकर्ता, कितने लोग सक्षम है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना आपको, दूसरा पॉइंट याद रखना अवसंरचना, ठीक है, अवसंरचना। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना आपको, तीसरा लगता है भुगतान प्रदर्शन। ये हैंड राइटिंग याद नहीं रहेगी, बट अब मैं जो कह रहा हूँ सुनाई देना चाहिए, हैंड राइटिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, मेरे को खुद को भी नहीं पड़ती है। भुगतान प्रदर्शन। और चौथा पॉइंट कौन सा है, केंद्रीयता, उपभोक्ता केंद्रीयता। इसको देख देख के लिख लेना, मेरी हैंड राइटिंग को छोड़ो। भुगतान केंद्रीयता, ये इसको देख के लिख लेना। ये यार पेन भी बहुत बड़ी है, इसे लिखने में भी बहुत दिक्कत होती है, और हैंड राइटिंग वैसे ही मेरी खराब है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर तो हमारा आर्टिकल ये खत्म हो गया। आरबीआई वाला जो आर्टिकल था ना, डिजिटल पेमेंट वाला, वो हमारा खत्म हो गया। हमने सिंपली तरीके से देखा। देखो वीडियो लंबा हो सकता है, बट मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा सिंपल रहे, इस वजह से मैं टाइम ले रहा हूँ। बाकी 2 मिनट का आर्टिकल है, सिंपली 2 मिनट का आर्टिकल है। मैं टाइम इस वजह से ले रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, कर्नाटक के द्वारा असाध्य रोगियों के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति। ये है मेंस में काम का है, प्रीलिम में कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं बनेगा। तो अब ये होता क्या है, कर्नाटक में अभी है ना, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था, मैं न्यूज़ बता रहा हूँ कि उन्होंने, कर्नाटक की जो हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा था कि इच्छा मृत्यु मतलब क्या होता है, यूथनेसिया। कोई व्यक्ति है अपनी इच्छा से अपनी मौत कर सकता है। पहले क्या कहा जाता है कि अगर कोई खुद मरता है तो उससे क्या कहा जाता है, सुसाइड कर रहा है। बट अगर कोई है ना ऐसा व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, वो खा पी नहीं पा रहा है, तो वो चाहेगा कि यार मैं तो बहुत भुगत रहा हूँ, तो मैं मर ही जाता हूँ, इससे बेटर है कि भाई मर जाऊँ तो बेटर है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक तो होती है पैसिव यूथनेसिया, एक होती है एक्टिव यूथनेसिया। पैसिव का मतलब होता है कि भाई आप है ना, कोई दवाई दे के आपको जिंदा रखा गया है, आप ऐसे जिंदा नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति है, ये ऐसे जिंदा नहीं रह सकता है, वो दवाइयों पे जिंदा है, पर वो बहुत परेशान हो रहा है। तो लोग मतलब उनके जो परिवार वाले, वो क्या बोलेंगे, भाई ये तो जिंदा रहने के तो वैसे लायक नहीं है। और वो भी थोड़ा बहुत उसका माइंड काम कर रहा है, तो वो भी बोल देगा कि भाई मैं है ना जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ, आप क्या करो, मेरे को दवाई देना बंद कर दो ताकि मैं मर जाऊँ तो भुगत रहा हूँ। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा पैसिव यूथनेसिया। क्या दवाई है वो रोक दी है। और दूसरी होती है एक्टिव यूथनेसिया। अभी एक्टिव में क्या होता है, इसमें कोई ज़्यादा परेशान हो रहा है तो उसको क्या इंजेक्शन देके मार दिया जाता है, दवाई हटाई नहीं जाती, उसको जबरदस्ती मारा जाता है इंजेक्शन देके। ये तो एक प्रकार का मर्डर ही हुआ, बट वो भी जरूरी भी होता है कुछ। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ वो जरूरी है, बट कुछ देशों में वो लीगल है। भारत में एक्टिव यूथनेसिया वो लीगल नहीं है। ये दवाई देके जबरदस्ती मारा जा रहा है, वो भारत में अलाउ नहीं है। ये पैसिव वाला है, वो भारत में अलाउ है। तो इसी से रिलेटेड बात हो रही है कि अभी कर्नाटक जो हाई कोर्ट है, इसने कहा है कि जो इच्छा मृत्यु है वो दी जानी चाहिए। कि कोई ऐसे रोगी असाध्य मतलब कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, वो जी नहीं पा रहा, खा पी नहीं पा रहा है, तो ऐसे रोगों को, ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए इच्छा मृत्यु है, उसको अनुमति दे दी है। तो इसके लिए कर्नाटक का जो स्वास्थ्य विभाग है ना, इन्होंने इसको लागू करने की बात करी है। तो आपको इसमें से क्या याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, कोई भी चीज़ आपके काम की नहीं है। ये मैंने यहाँ पे रामायण बोली थी ना, ये कर्नाटक हमारे एक्टिव यूथनेसिया है, पैसिव यूथनेसिया क्या है, भारत में कौन सा लागू है, ये याद रख लेना, क्योंकि ये मेंस में पूछा जा सकता है। एक्टिव यूथनेसिया, एक्टिव मतलब किसी को जबरदस्ती एक्टिवली होकर आप मार रहे हो, पैसिव मतलब वो यार वैसे ही मर रहा है, हमने ओनली दवाई हटा दी है। दो सिंपल है। एक्टिव भारत में लागू नहीं है, जबरदस्ती आप किसी को भारत में नहीं मार सकते। पैसिव भारत में लागू है। ये चीज़ याद नहीं रखनी है, बट इतनी चीज़ याद रखना कि कर्नाटक है वो केरल के बाद में दूसरा राज्य बन गया है। कर्नाटक है वो केरल के बाद में दूसरा राज्य बन गया है जहां पर इस प्रकार का जो नियम है वो लागू किया गया है। जो मारने वाला नियम है ना कि भाई इच्छा मृत्यु है, उसको अनुमति दी गई है। तो ये केरल दूसरा राज्य है, कर्नाटक दूसरा राज्य है। पहला राज्य कौन सा है, पहला राज्य केरल है, उसके बाद में कर्नाटक दूसरा है। ठीक है, भारत में सुप्रीम कोर्ट ने तो निकाला हुआ है, लेकिन स्टेट ने बात नहीं करी थी। तो ये जो स्टेट है ना, उनकी बात हो रही है। केंद्र सरकार ने बात करी हुई है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बात करी हुई है, लेकिन राज्यों के लिए अलग अलग नियम आ जाते हैं। तो राज्यों ने बात करी है, राज्यों में पहला केरल राज्य है, उसने बात करी। उसके बाद में ये कर्नाटक दूसरा राज्य है जिसने इस प्रकार की बात करी है कि हमारे यहाँ पे इच्छा मृत्यु है, उसको अनुमति दे दी गई है।
बस इतना पॉइंट आप याद रखना इस आर्टिकल में। यहाँ पे आ जाती है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, केस का नाम था कॉमन कोज वर्सेज भारत संघ। कॉमन कोज बना भारत संघ, ये मामला गया था 2018 में सुप्रीम कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट में जब 5 न्यायाधीश, 5 जज जो बैठ के सुनवाई करते हैं ना, उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक बेंच। संवैधानिक बेंच क्या होती है? जब सुप्रीम कोर्ट में 5 या 5 से अधिक जज बैठ के किसी मामले की सुनवाई करता है तो उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक बेंच कहा जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन कोज बनाम भारत संघ जो मामला था, इसकी सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने मिलकर सुनवाई करी और उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत में गरिमा के साथ मृत्यु, गरिमा नाम की कोई लड़की नहीं है, ये गरिमा है वो डिग्निटी वाली, गरिमा के साथ मृत्यु, डेथ विथ डिग्निटी, मतलब आप होता है लाइफ डिग्निटी, जीवन जी रहे हो गरिमा साथ में, तो मरना भी तो गरिमा के साथ है ना, तड़प तड़प के मर रहे हो, वैसा तो सीन नहीं होना चाहिए ना। तो गरिमा के साथ मृत्यु है वो अनुच्छेद 21 के तहत, आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है? लाइफ विथ डिग्निटी है, और भी बातें करी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ मृत्यु ये है फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन, प्रीलिम में बन सकता है क्वेश्चन, क्या बनेगा? आपको इसमें से क्या याद रखना? 5 न्यायाधीश नहीं याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय याद नहीं रखना है। इस पूरे पॉइंट में आपको 1-2 चीज़ें याद रखनी। पहला, ये मेंस का पॉइंट है, कहाँ पे काम आएगा? अगर आपको एक्टिव यूथनेसिया, पैसिव यूथनेसिया या इससे रिलेटेड कुछ लिखना है, इच्छा मृत्यु से संबंधित कुछ लिखना है, तो वहाँ पर आप लिख सकते हो कि भारत में सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी आंसर राइटिंग हो ना, कहीं पे भी मेंस का कुछ लिख रहे हो, अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा याद है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ पर बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भाई कुछ लिख रहे हो कि जैसे मैं इच्छा मृत्यु पे लिख रहा हूँ कि मैंने पॉइंट लिखा कि भारत में इच्छा मृत्यु है वो वैलिड है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था, मामले का नाम था कॉमन कोज वर्सेज भारत संघ, 2018 का मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में जीवन जीने का जो गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो ये मेरा आंसर बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुप्रीम कोर्ट का नाम यूज कर दिया है और केस का नाम भी यूज कर दिया है। ठीक है, तो ये आंसर बहुत अच्छा माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्णय दिए थे, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने हजारों निर्णय दिए थे, लाखों निर्णय दिए, सबको याद नहीं रखना, बस कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है ना, केशवानंद भारती केस है, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े जो निर्णय उनको तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनका रेफरेंस देके आप आंसर लिख सकते हो। मैं बात करता हूँ ना, कोर्ट यूज करो, कोर्ट यूज करो, तो वो इस टाइप के कोर्ट यूज करो, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा था। ठीक है, इस पॉइंट में याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कोज बना भारत संघ मामला है 2018 का, इसमें कहा था कि गरिमा के साथ मृत्यु, ये जो है ना, मतलब राइट विथ लाइफ विथ डिग्निटी, मतलब आपको लाइफ जीने का जीवन जीने का अधिकार है डिग्निटी साथ में, उसके साथ में मृत्यु का अधिकार है, वो भी गरिमापूर्ण होना चाहिए। मतलब आप मर रहे हो ना, वो भी गरिमापूर्ण, एक डिग्निटी के साथ में मर रहे हो, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर प्रीलिम में ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि गरिमा के साथ मृत्यु ये एक फंडामेंटल राइट है, तो ये आर्टिकल 21 में, या इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या भारत में मृत्यु का अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है, तो हाँ ये एक फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। ये भारत जो केस आया था, केस का नाम क्या था? कॉमन कोज बना भारत संघ मामले में ये बात करी थी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब है लिविंग विल। लिविंग विल क्या होती है? जैसे कि आप अपनी विल लेके छोड़ के जाते हो, विल क्या होती है? आप प्रॉमिस छोड़ के भाई मेरे फ्यूचर में ऐसा हो, वो विल होती है। तो जीवन की विल होती है भाई मैं इतने साल जीऊँगा, पर मेरे को लगता है कि मेरे है ना कुछ डिसीज चल रही, कोई बीमारी चल रही, मैं कभी भी मर सकता हूँ और मैं बहुत भुगत रहा हूँ, तो मैं किसी को, एक इंसान को नॉमिनी घोषित कर दूंगा। कि आपको क्या काम करना है कि अगर आपको लगता है कि मैं है ना कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ और मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं निर्णय भी नहीं ले पा रहा हूँ, मैं मर भी नहीं रहा हूँ, तो आप है ना डॉक्टर को बोल देना भाई ये जीवन जीने लायक नहीं है, इसे मार दिया जाए। तो हर व्यक्ति के पास एक अधिकार है कि वो पहले से घोषित कर सकता है कि मेरे शरीर में है ना, मैं जब चाहूँ तब इसको छोड़ सकता हूँ, तो ये आत्मनिर्णय का अधिकार है। तो इस पॉइंट में याद कुछ नहीं रखना भाई लिविंग विल क्या होती। तो हर व्यक्ति के पास में एक अधिकार है कि वो अपने जीवन के बारे में आत्मनिर्णय ले सकता है। ये सुसाइड नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी भुगत रहा था, तो इसे सुसाइड नहीं माना जाएगा। तो ये कानून पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। लिविंग विल क्या होता है? अपने जीवन के बारे में आत्मनिर्णय लेना, और इसे सुसाइड नहीं माना जाएगा, और ये कानून पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट में अब चले तो लिविंग जो विल होती है, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में
जीवन जीने का जो है आत्मनिर्णय है, उसके बारे में कुछ दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है कि भाई कोई भी मरना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, पर ऐसे तो मैं मर नहीं सकता। ऐसे तो अगर मैंने भाई लिविंग विल का मेरे को अधिकार दे दिया तो कोई मेरे परिवार वाले मेरे से नाराज हो जाए तो वो तो मेरे को ज़बरदस्ती मार दे, भाई मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, और वो परेशान होकर मेरे को ठोक के इंजेक्शन मार देंगे। फिर या मैं कोई मतलब ज़बरदस्ती, मैं वैसे बहुत फिट हूँ, बीमार भी नहीं हूँ, बट मैं वैसे ही मर जाऊँ, सुसाइड करना और मैं वैसे ही मर जाऊँ, तो वो भी तो गलत है ना। मतलब ऐसे भी इंसान को मरने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए ना, तो वो एथिकली गलत भी तो आ जाता है ना। कोई मर्डर भी कर सकता है, मिसयूज भी कर सकता है। तो इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, कुछ गाइडलाइन दी गई है। तो गाइडलाइन क्या क्या है? गाइडलाइन देखो, वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस कुछ कुछ पॉइंट आप समझ लेना, सिंपल बात है। मतलब अगर क्वेश्चन बनता भी तो आपको क्या होना चाहिए, इतनी चीज आपको कॉमन सेंस लगाओ कि देखो इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन मिसयूज कर सकता है? एक तो डॉक्टर के पास अधिकार होता है कि वो इसका मिसयूज करता है, क्योंकि हॉस्पिटल में होगा, बंदा बीमार है तो हॉस्पिटल में होगा, तो डॉक्टर मिसयूज कर सकता है। तो डॉक्टर और मरीज, वो खुद इंसान है, मैं खुद सुसाइड कर सकता हूँ, तो एक डॉक्टर और मरीज, इन दोनों का अधिकार और कर्तव्य को मान्यता दी गई है कि ताकि वो मिसयूज न करे और ताकि वो डरे भी नहीं। दो पॉइंट है, एक तो वो मिसयूज भी ना करे, डॉक्टर है वो किसी को भी इंजेक्शन ठोक के न भी मारे, और एक वो डरे भी नहीं, उसको लगता है कि भाई यार मैंने अगर किसी को मार दिया तो ये तो मेरे पे केस कर देंगे, तो उसको अधिकार है, कर्तव्य, इनको मान्यता दी गई है। साथ ही साथ में उसके रिश्तेदार, अब भी मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं मरने वाला हूँ, बट अगर उनको अधिकार ही नहीं होगा कि वो मेरे बारे में इस प्रकार का काम कर सकते हैं, अगर हो ऐसे तो कोई केस ठोक देगा उन पे कि घर वालों ने इसको मार दिया, तो उनको भी अधिकार दिया गया है कि वो निर्णय ले सकते हैं। तो पहले पॉइंट में यही बात करी गई थी। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि भाई उन बंदों के पास में अगर अधिकार ही नहीं होगा तो निर्णय लेगा कौन? तो यही गाइडलाइन में बात करी कि उनके पास में अधिकार है। फिर कौन इसके लिए एलिजिबल है? ऐसे तो भाई बच्चे को भी मार दोगे जबकि उनका दिमाग भी नहीं चलता है, तो उसको आप कैसे मार सकते हो? तो इसके लिए जो एलिजिबल है, पात्रता है, वो क्या है? 18 वर्ष या उससे अधिक। मिनिमम क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, ताकि वो समझने लग जाए। मिनिमम जो एज भी मानी जाती है वो 18 ही मानी जाती है, नहीं तो बच्चे को भी आप मार दोगे जबकि उसको आइडिया ही नहीं क्या हो सकता है। तो 18 या ऊपर, इससे ऊपर का कोई दिमाग की व्यक्ति है, या तो उसका दिमाग है वो सही से काम कर रहा है तो वो खुद डिसीजन ले सकता है, अगर सही से काम नहीं करता है तो उसके लिए कोई रिलेटिव उसका डिसीजन ले सकता है। फिर इसके लिए कौन अपॉइंट किया जा सकता है? तो अभिभावक। अभिभावक में कौन हो सकता है? जैसे मेरे को मारना है तो मेरे माता पिता है या मेरे भाई है, कम से कम 2 जने होने चाहिए, नहीं तो भाई एक जना कोई आके गुस्सा मतलब नाराज होगा तो भी वो ठोक के चला जाएगा, भाई इसको मार डालो। तो कम से कम 2 जनों का होना जरूरी है, ठीक है। 2 जने तो वो होने चाहिए उनके घर के, साथ ही साथ में 2 जने गवाह भी होने चाहिए, 2 उसके घर के होने चाहिए, 2 गवाह भी होने चाहिए, और उनके हस्ताक्षर किया होना चाहिए, नोटेरी वगैरह होनी चाहिए। कोई काम के नहीं, इतना पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ी हम कोई इतना एडवांस लेवल पे जाके दे रहे हैं या लीगल लॉ की तैयारी कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, ऐसा इतने पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नहीं इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारीक दिया हुआ है, इतना डीप में नहीं घुसना है। आप कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। नॉर्मल दिमाग यूज़ करोगे तो वहाँ पे भी आप मेंस में इतना तो लिखते होगे, और इतने पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास ऑलरेडी बहुत मटेरियल होगा, तो ये काम आने वाले नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, और मैं इससे रिलेटेड मेंस का आज क्वेश्चन भी दूंगा कि भाई ये जो यूथनेसिया से रिलेटेड दूंगा, आगे कोई देखता हूँ अगर कोई अच्छा आर्टिकल मिला तो, नहीं तो इससे रिलेटेड दूंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। फिर है राज्य सरकार और अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश। अगर मैं इसके लिए मेंस का जो देता हूँ क्वेश्चन दूंगा तो कैसे अटेंड करोगे? तो मैंने एग्जाम्पल में तो ऐसे क्वेश्चन पूछा कि भारत में जो इच्छा मृत्यु है वो लीगल है या इलीगल है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या प्रावधान है, ऐसा पूछ लिया। या वो मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इच्छा मृत्यु का जो अधिकार है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का मैं क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब आप आंसर कैसे दोगे? सबसे पहले बताओगे इच्छा मृत्यु होता क्या है, ठीक है। इस समय इच्छा मृत्यु क्या होती है उसके बारे में बताओगे। भाई कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, हॉस्पिटल में है, तो उसको मरना है, तो वो अपना डिसीजन ले सकता है, तो ये एक आत्मनिर्णय होता है कि वो अपनी जो देह है उसको त्याग दे, तो इच्छा मृत्यु होता है। फिर बताना है आपको बॉडी पार्ट में, ये इंट्रो होता है। किसी भी मेंस में कुछ लिख रहे हो सबसे पहले इंट्रो जरूरी होता है। इंट्रो मतलब आप आइडिया लगा रहे हो कि क्या चीज़ होने वाली है। इंट्रो किस प्रकार से हो सकता है? इंट्रो में आप तो या तो उसकी परिभाषा दे दो, यहाँ पे हमने इच्छा मृत्यु की परिभाषा दे दी, या आप डेटा से शुरू कर सकते हो। डेटा से कैसे? कि भारत में या पूरे वर्ल्ड में कई लोग हैं जो इच्छा मृत्यु के कारण मरते हैं, तो अगर आपको कोई डेटा है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 लाख लोग हैं वो हर साल इच्छा मृत्यु के कारण मरते हैं, अगर आपके पास में कोई डेटा है तो डेटा से शुरू करते हो। या तो आप परिभाषा दे दो या डेटा से शुरू करो। यहाँ हमारे पास में डेटा नहीं था तो हमने परिभाषा दे दी, क्या थी? इच्छा मृत्यु की परिभाषा बता दी हमने। ये तो हमारी होगी इंट्रो। उसके बाद में आपको क्या लिखना है? बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में मैंने पूछा
कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो इसके पॉजिटिव लिखना है। पॉजिटिव में क्या लिखोगे? पॉजिटिव में ये चीज़ बतानी चाहिए कि इच्छा मृत्यु का फ़ायदा है। भाई कोई लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उनको इच्छा मृत्यु का अधिकार होगा, तभी वो अपना डिसीजन ले पाएंगे। इससे क्या होगा? बर्डन भी बढ़ता है, मतलब बोझ तो बढ़ ही रहा है, उसके परिवार वालों पे बोझ बढ़ रहा है, संसाधनों पे बोझ बढ़ रहा है। संसाधनों पे बोझ ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारी और जगह हम यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ नहीं कर पा रहे वो संसाधन है। परिवारों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल आउट ऑफ पॉकेट व्यय बढ़ जाता है, मतलब उनके जो जेब के खर्चा है वो बढ़ जाता है। ये कुछ पॉजिटिव बता सकते हो भाई कि इसके कारण है, मतलब होना चाहिए, इच्छा मृत्यु होनी चाहिए। नेगेटिव क्या है? इसका मिसयूज हो सकता है, कोई इसका गलत यूज कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को है ना, वो ऐसे मार देना नहीं चाहिए यार, वो एक एथिकली भी गलत है, तो आप एथिकल एंगल भी डाल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपने दे दिया। फिर वे फॉरवर्ड में क्या किया जाता है? इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, गवर्नमेंट को एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, कौन कौन सी गाइडलाइन देनी चाहिए। फिर आप गाइडलाइन में बता सकते हो, जैसे हमने अभी पढ़ी थी कि परिवार वालों के 2 लोग हो सकते हैं, परिवार वाले साथ में, इस प्रकार की गाइडलाइन के साथ में, पूरे स्ट्रिक्ट रूल के साथ में इसे फॉलो किया जाना चाहिए। फिर कंक्लूजन में बता दो आप कि भाई हाँ, इच्छा मृत्यु है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको सही से पालन होना चाहिए, और कंक्लूजन देके आंसर खत्म कर दो। इस प्रकार से आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। तो बस ये फॉर्मेट ही होना चाहिए, इंट्रो दो, बॉडी पार्ट में प्लस माइनस, फिर वे फॉरवर्ड में बता दो, फिर कंक्लूजन है। किसी भी आंसर का ये अच्छा फॉर्मेट है, ठीक है। अब मूल्यांकन देख लेते हैं, जो दिशा निर्देश थे, तो उसके मूल्यांकन की बात करें तो वही बात करी गई कि अस्पताल में जो रोगी है व्यक्ति, उसका आकलन होना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति है वो मरना चाहता है, तो ऐसे तो मर रहा है, तो वो उसके साथ में गलत भी तो हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, तो इसके लिए एक बोर्ड गठन किया जाना चाहिए। वो बोर्ड है जांच करेगा कि भाई हाँ, ये मरने लायक है कि नहीं, इसकी सही में जो स्थिति है, कंडीशन है, वो खराब है कि नहीं है। फिर ये जो बोर्ड बनेगा, उसकी जांच करने के लिए भी एक माध्यमिक बोर्ड होना चाहिए, एक तो प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी के ऊपर भी बोर्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार बोर्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर सहमति की बात करी गई है कि जो लिविंग विल के लिए जो सहमति दी जाती है, मतलब जो रोगी व्यक्ति होता है वो पेरेंट्स से या किसी को नॉमिनी बनाता है, तो उनके पास में भी सहमति। अब जैसे मैंने बोल दिया मैं बीमार पड़ा हूँ, और मैंने बोल दिया कि भाई आप है ना, मेरे को, मैं बीमार पड़ूँ, आप मेरे को मार देना, ठीक है, पर मेरे जो परिवार वाले, उनके पास में ये अधिकार होना चाहिए कि जब उनको लगता है नहीं यार ये बच भी सकता है, तो वापस वो चेंज कर सकते हैं। अभी मैं तो सूना पड़ा हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, और मैंने उनको बोल दिया कि भाई मेरा डिसीजन है, वो मेरे परिवार वाले लेंगे, तो उनके पास ये भी अधिकार होना चाहिए कि वो चाहे जब इसे चेंज भी कर सके, ठीक है। मारने का है तो वो बचाने का भी अधिकार होना चाहिए। तो यही बात करी गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था इच्छा मृत्यु से रिलेटेड। मेंस में ज़्यादा काम का है, प्रीलिम में नहीं, मेंस में ये ज़्यादा काम का है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो विश्व आर्द्र दिवस के बारे में, विश्व जो आर्द्र भूमि दिवस होता है उससे रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल है, प्रीलिम में ज़्यादा काम का है, मेंस में कुछ पॉइंट इसके काम के हैं। तो सबसे पहले आर्द्र भूमि क्या होती है, वेटलैंड क्या होते हैं। आर्द्र भूमि मतलब बोलो तो वेटलैंड, वेट से समझो, वेट मतलब जहाँ पे दलदल हो, तो आर्द्र भूमि का मतलब होता है दलदली भूमि। यहाँ पे पूरे तरह से पानी भी नहीं है, पानी है तो वो लेक माना जाएगा, या रिवर मानी जाएगी, या सी माना जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, पूरी तरह से पानी भी नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा पानी, कीचड़ टाइप पड़ा है, मतलब दलदली नहीं होती, इस टाइप की भूमि का है। तो इस टाइप की बात है, उसे कहा जाता है आर्द्र भूमि, ठीक है, वेटलैंड कहा जाता है। तो ये वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, वो मनाया जाता है 2 फरवरी को, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इस वजह से है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। देखो यूपीएससी है ना, बहुत क्वेश्चन पूछती है इस मंत्रालय से रिलेटेड, कौन सी मिनिस्ट्री ने ये स्कीम रिलीज करी है, ये जो सेलिब्रेट किया गया है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है, इस पे यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछती है। तो ऐसी मिनिस्ट्री के नाम याद रखा करो, मंत्री के नहीं, उसके जो मंत्रालय है। तो यहाँ पर है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने 2 फरवरी, 2 फरवरी, यूपीएससी नहीं पूछेगी, स्टेट पीसीएस वगैरह पूछ सकती है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। तो यूपीएससी नहीं पूछे, कोई और एग्जाम पूछ सकती है, तो डेट याद रखना, 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी को कहां पर? पार्वती अर्गा रामसर साइट, ये याद रखना नाम इसका, पार्वती अर्गा रामसर साइट कहां पर है? गोंडा, उत्तर प्रदेश। यूपीएससी वाले भी याद रखना, और स्टेट पीसीएस में जो उत्तर प्रदेश के हैं वो भी इसे याद रखना। तो पार्वती अर्गा रामसर साइट कहां पर है? गोंडा, उत्तर प्रदेश में। तो 2 फरवरी को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने
पार्वती अर्गा रामसर साइट कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस सेलिब्रेट किया। 2 फरवरी को क्या था? विश्व आर्द्रभूमि दिवस था। तो इसको कहाँ मनाया गया? इसको मनाया गया था पार्वती अर्गा रामसर साइट। ये कहाँ पर? ये गोंडा उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया गया था। याद रह जाएगा? बिल्कुल ही रह जाएगा। ठीक है जी, बात करते हैं आर्द्रभूमि दिवस 2025 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आर्द्रभूमि, आपको समझ में आ गई, वेटलैंड। अभी इस दिवस को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्या चीज हुई थी? देखो 1971 हम चलते हैं ईरान में, गए ईरान में। ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। क्या नाम है? ईरान का शहर है रामसर। रामसर में सारे वर्ल्ड के देश हैं, अलग अलग देश, इंडिया, चाइना, यूएस, रसिया, ये सारे इकट्ठा होकर इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि हमारे जो आर्द्रभूमि है, जो वेटलैंड है ना, वो धीरे धीरे संकट में आ रही, खतरे में आ रहे हैं। अब खतरे में आने से नुकसान क्या होता है? ये जो आर्द्रभूमि होते हैं, ये भी कई सारे जो पक्षी होते हैं ना, उनका घर होता है। यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव विविधता होती है। कई पक्षी रहते हैं, कई एनिमल, कई प्रकार की यहाँ पे जनसंख्या रहती है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ रहती है। तो हमारी ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। ठीक है, हमारे जो इकोसिस्टम होता है उसके लिए आर्द्रभूमि है वो बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। तो ये 1971 में ईरान का शहर, जिसका नाम क्या था? रामसर। शहर का नाम याद रखना, रामसर। यहाँ पर सारे देश इकट्ठा हुए और उन्होंने निकाला भाई ये जो आर्द्रभूमि है वो धीरे धीरे खतरे में हो रही है, तो हम इसके लिए क्या करें? इन्हें रोकने का प्रयास करें। तो इन्होंने कहा कि हम अलग अलग देशों से सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई जहाँ पे जो भी वेटलैंड है, जो भी आर्द्रभूमि है, वो अगर ख़त्म हो रही है तो उसे रामसर साइट बोल देंगे। तो अगर किसी भी आर्द्रभूमि को या किसी भी लेक को रामसर साइट का दर्जा मिल रहा है, इसका मतलब है वो खतरे में है। इसका मतलब खुशी की बात नहीं है। कई बार ये देख रहे होते ना भाई, उसको रामसर साइट का दर्जा मिल गया तो वो खुशी की बात है, वो नहीं यार अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, वो बुरी चीज़ है। उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है यानी कि उसकी स्थिति है वो बेड़ा गर्क होने वाला है, उसका वो खत्म होने वाली है। तो बेड़ा गर्क होगा, उसी को रामसर साइट का दर्जा मिलेगा। ये डिसाइड किया गया था 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में मिले थे। इसीलिए जब किसी आर्द्रभूमि की बेड़ा गर्क होने वाला होता है तब उसे कहा जाता है रामसर साइट। रामसर साइट का इतिहास आपको पता चल गया, रामसर साइट है क्या, इसका इतिहास क्या है। ठीक है, 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी, वो सारे देश मिले थे, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये घोषणा करी गई थी। इतनी सी बात थी। तो ये क्या कर रहा था? इसमें जागरूकता बढ़ाई जाती है। जो आर्द्रभूमि है वो संकट में आ रही, खतरे में आ रही है, तो इसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे चीज़ करी गई थी। और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई? 1971 से हुई थी। अब जो 2025 में एग्जाम दे रहे हैं वो थीम को याद रखना। इस बार की थीम क्या थी? हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। हमारा जो भविष्य है वो हम सब कॉमन भविष्य है, तो हम आर्द्रभूमि की रक्षा करेंगे। 26 वाले, मतलब 26 में जो एग्जाम दे रही है मत याद रखना, 27 वाले मत रखना। जो 25 वाले हैं वो याद रखना। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि अभी जो वेटलैंड जो डे सेलिब्रेट किया गया था, आर्द्रभूमि दिवस सेलिब्रेट किया गया था, इसकी थीम क्या थी, तो वो याद रखना जो अभी एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, थीम याद रहेगी। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर ये याद रखना पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ नए रामसर स्थल, कौन कौन से नए रामसर स्थल है? झारखंड में उद्वा झील, उद्वा लेक झारखंड में, ये नई रामसर साइट है। तमिलनाडु में तिरंतंगल, ये भी नई बनी है। और दूसरी है सरकट्टा कोई, ये नाम 2-3 बार देखोगे तो याद रह जाएगा। झारखंड में कौन सी है? उद्वा झील है। तमिलनाडु में कौन सी है? तिरंगतिल और सकटाटई। फिर सिक्किम में कौन सी? ये देखो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है बट आप थोड़ा याद रख लेना, सकारा कोटई। ठीक है, सिक्किम में कौन सी है? खेचियो पलरी। सिक्किम में कौन सी है? खेचियो पलरी। ये रामसर स्थल है वो नए शामिल हुए हैं। तो कौन कौन से हुए आप याद रखना। उद्वा झील कहाँ पर? झारखंड में। तमिलनाडु की 2 है, कौन कौन सी है? तिरंगतिल और सकराकोटई। और सिक्किम की कौन सी है? ये है खेचियो पलरी। ये नए शामिल हुए हैं। तो अब ये सिक्किम में है ना, पहला है, मतलब इससे पहले सिक्किम में एक भी रामसर साइट नहीं थी। तो सिक्किम में अच्छी बात थी, सिक्किम के लोग बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा काम कर रहे थे। बट अब उनका बेड़ा गर्क होने वाला है क्योंकि वहाँ पर भी एक रामसर साइट घोषित हो चुकी है। झारखंड में भी पहली है, इससे पहले झारखंड में भी कोई रामसर साइट नहीं थी। तो झारखंड वालों मौज करो भाई, आपकी वहाँ पे पहले स्थिति अच्छी थी बट अब आपने भी ना कटवाई दी, कोई बात नहीं। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क है भाई। तमिलनाडु वाले कर क्या रहे हैं? 20 रामसर स्थल लेके बैठे हैं, हर जगह इन्होंने डुबा रखा है भाई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर रामसर साइट की स्थिति खराब है, लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, इस वजह से नुकसान है।
सेकेंड नंबर पे यूपी, महाराज आप हो 10 लेके बैठे हो आप भी, लेकिन आप बड़े हो, ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा है तो बोल भी सकते हो कि हमारे 10 है, तमिलनाडु में 20 है, तो हम तो उनके आधे ही हुए। पर ये भी तो खराब है ना, 10 भी क्यों है, सुधार करो इसमें, ठीक है, कोई नहीं, गवर्नमेंट करेगी। फिर है नवीन कॉरिडोर, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखना अयोध्या और देवी पाटन के बीच में एक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। कॉरिडोर किसके लिए, कॉरिडोर मतलब एक रोड विकसित किया जा रहा है, ऐसे समझ लो। ये अयोध्या है, देवी पाटन है, इसके बीच में एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिससे यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। सांस्कृतिक जो पर्यटन होता है, जो कल्चर देखने को आते हैं, उस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है जी, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर ये स्कीम याद रखना, अमृत धरोहर पहल, अमृत धरोहर इनिशिएटिव, पहल का मतलब होता है इनिशिएटिव, कोई शुरू किया जा रहा है उसे कहा जाता है इनिशिएटिव। तो अमृत धरोहर इनिशिएटिव ये शुरू किया गया था 2023 में। क्यों शुरू किया गया था, रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए इसे लॉन्च किया गया था। जो रामसर स्थल होते हैं, जैसे हमने बात करी ये ऊपर वाले उद्धवा झील वगैरह, ये रामसर स्थल है, इनके संरक्षण के लिए। अब ऑलरेडी उनकी स्थिति तो खराब है भाई, अब सुधार लाया जाए, तो इनको सुधार लाने के लिए अमृत धरोहर पहल शुरू करी गई थी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये अलग अलग चीज़ें की जाती है, जैसे कि आवास का संरक्षण किया जाएगा, जो प्रजाति स्पीसीज होती है उनका संरक्षण किया जाता, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, आजीविका है, कार्बन है, ये सारी चीज़ें की जाएगी। ये चीज़ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप याद रखना अमृत धरोहर पहल के बारे में याद रखना। 2023 में इसे शुरू किया गया था, रामसर साइट की संरक्षण के लिए इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, खतरा क्या है, रामसर साइट है वो क्यों नष्ट हो रही है, खतरा तो वही है कि औद्योगिक अपशिष्ट बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, घूमने चले जाते हैं वहाँ पे, मौज मस्ती काटते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, सारी जगह इंसान आते हैं। आदिवासी बन के घूम रहे थे, नुकसान ही कर दिया इन्होंने, पता नहीं कौन बनाया इनको इंसान। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं पार्वती अर्गा रामसर साइट के बारे में। पार्वती अर्गा रामसर साइट कहाँ पर है, हमने बात करा थी, ये कहाँ पर है, यूपी में। कहाँ पर है पार्वती अर्गा रामसर साइट, ये कहाँ पर है, याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्वती अर्गा रामसर साइट कहाँ पर है, ये एक फ्रेश वाटर की लेक है, खारे पानी की झील नहीं है, मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है। ये दो जो झीलें उनसे मिलकर बनी है। कौन कौन सी दो झीलें हैं, एक है पार्वती, दूसरी है अर्गा, और दो गोखुर झील है। अब गोखुर झील क्या होती है हम आगे देखेंगे, यहाँ पर अभी ये चीज़ याद रखो, पार्वती अर्गा रामसर साइट है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, एक मीठे पानी की झील है। ये दो झीलों से मिलकर बनी है। दो झीलों से कौन कौन सी, एक तो पार्वती, इसके नाम में शामिल है, दूसरी अर्गा, ये पार्वती अलगा, दो लेक से मिलकर बनी है। और दो लेक कौन सी है, गोखुर लेक है। हम गोखुर लेक के बारे में भी पता करेंगे, गोखुर लेक होता क्या है, जिसे ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है, गोखुर लेक को ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गोखुर लेक होता क्या है। एक है रिवर है, ये इस प्रकार से चलती चलती आ रही है, काफ़ी समय से चल रही है। अब अभी क्या हुआ है, धीरे धीरे चलते 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 इन्होंने क्या, अभी रास्ता पहले ऐसे चल रही थी, अब इसने ये है ना, ये यहाँ से रास्ता पलट दिया, पहले यूँ आ रही थी, यहाँ से रास्ता पलट दिया, और ये वाला पॉइंट देखो, ये रिवर ऐसे चल रही है, चलती चलती धीरे धीरे इसका रास्ता पलट गया, और ये जगह यहाँ पर रह गया, ये पानी था वो यहीं रह गया, इन्होंने रास्ता छोड़ दिया, बीच में क्या आ गई, बीच में ज़मीन आ गई। तो अब इससे क्या हो गया, इसमें ये हो गया कि ये अलग से रह गई, तो यूँ चल रही थी, ये अलग से रह गई। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाएगा ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो मतलब जो ऑक्स होता है ना, उसके ये जो पैर होता है ना, उसकी तरह ये लेक बन गई है, इसे कहा जाएगा ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो झील होती है वो नदी के कारण बनती है, नदी ऐसी सर्पिलाकार चलती है, जब वो कट जाती है ना, ये ज्योग्राफी का फीचर है, इसमें प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऑक्सबो लेक क्या होती है, किसके कारण बनती है। तो ऑक्सबो लेक होती है वो रिवर के कारण बनती है, ऑक्स के पैर के आकार की होती है, जो रिवर अपना फ्लो चेंज कर देती है, अपना रास्ता बदल देती है, जिसके कारण ऑक्सबो लेक बन जाती है। ठीक है, इतनी सिंपल पॉइंट आप याद रखना, नॉर्मल पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इनका उपयोग क्या है, महत्व क्या है। ये जो रामसर साइट के बारे में बात करें, जो आर्द्र भूमि के बारे में बात करें, ये क्यों इतनी सिग्निफिकेंस है, क्यों हम इसके पीछे पड़े हैं। तो महत्व इसलिए है इसका क्योंकि ये पारिस्थितिकी जो हमारा इकोसिस्टम है ना, इसकी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। कैसे, यहाँ पर कुछ प्रजातियाँ, ये चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। वाइट टेल्ड गिद्ध, गिद्ध मतलब वल्चर होती ना, वो यहाँ पर पाई जाती है। अब आप एक आइडिया लगाओ, प्रीलिम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या वाइट टेल्ड गिद्ध है वो ओनली साउथ में पाई जाती है, या वो ओनली राजस्थान में पाई जाती है? तो नहीं, हमने पढ़ा था कि ये यूपी के आसपास भी हमने देखी थी, कि एक बार हमने पढ़ रहे थे करंट अफेयर, तब एक न्यूज आया था कि अर्गा, पार्वती अर्गा एक वाइल्ड लाइफ सॉरी रामसर साइट है, वहां पर वाइट टेल गिद्ध देखने को मिली थी। तो इसका मतलब है वो यूपी बिहार आसपास के रीजन में होगी। तो अगर ओनली कहीं पे लिखा रहा तो नहीं, वो गलत है, वो हमने वहां पर भी देखी थी। इस प्रकार से डॉट कनेक्ट करो,
ऐसे नहीं याद नहीं रहेगा कि व्हाइट टेल लिक कहाँ कहाँ पाई जाती है। व्हाइट मतलब जो सफ़ेद होता है, टेल मतलब चोंच वाली गिद्ध होती है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ऐसे आपको याद नहीं रहेगा, आपको सिंपल याद रखना कि वो हमने देखा था कि तमिलनाडु में नहीं, हमने देखा था उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, इसका मतलब वो वहाँ पर पाई जा रही है। तो कहीं पे केवल लिखा आएगा तो नहीं यार वो गलत होगा, हमने देखा था वहाँ पर भी पाई जा रही है, ये चीज़ें हो जाती थी। फिर भारतीय गिद्ध, एक तो व्हाइट टेल गिद्ध, गिद्धों के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। ये गिद्ध जो होते हैं वल्चर होते हैं, इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। एक व्हाइट टेल गिद्ध होती है जो कि संकटापन, हमने बाद में देखेंगे। IUCN एक संस्था है जो अलग अलग कैटेगरी देती है, इंडेंजर्ड कैटेगरी है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी, जो जितना ज़्यादा बेड़ा कर रखें उनको ज़्यादा कैटेगरी दी जाती है। जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है मतलब वो तो खत्म होने के कगार पर है, ठीक है। इंडेंजर्ड है मतलब वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक बचे हुए हैं। फिर उसके बाद में लिस्ट कंसर्न है मतलब मौज मस्ती करो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो है। तो ये व्हाइट टेल जो गिद्ध है इसको तो टेंशन लेने की जरूरत है क्योंकि संकट होने वाला है इसको। फिर है भारतीय गिद्ध है, ठीक है। फिर है मिस्र की गिद्ध है, तो अलग अलग प्रकार की गिद्ध है वो यहाँ पर पाई जाती है, तो ये आप कॉमन डॉट कनेक्ट कर सकते हो। फिर कुछ और बर्ड्स है जैसे कि यूरेशियन कट्स है, मेलार्ड्स है, गिलरीज है। तो आप इससे क्या समझोगे, ये कैसे लिख सकते हो, कैसे याद रख सकते हो इसको। नाम याद कर नहीं रहे बर्ड का कोई नहीं चलेगा, आपको यूँ रखना कि ये जो आर्द्र भूमि होती है ना, यहाँ से बाहर से प्रवासी पक्षी भी आ रहे हैं, इसका मतलब है ना जो आर्द्र भूमि है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बाहर से पक्षी आते हैं उनके लिए निवास स्थान बनाने का काम करते हैं, उनके लिए रहने के लिए जगह बनाती है। तो हम देख रहे थे ना कि भाई क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं, बाहर से जो पक्षी आते हैं वो यहाँ पे बसते हैं। तो मेंस में इस प्रकार से डॉट कनेक्ट कर सकते हो। आक्रामक प्रजातियाँ, कुछ यहाँ पे आक्रामक प्रजातियाँ भी है जैसे कि वाटरहेंसिस, क्या होती है ये जलकुंभी नहीं होती, अचानक वृद्धि कर जाती है, वो देखती है आप जल के ऊपर ऊपर, तो वो यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि है, गोस्वामी तुलसीदास है, उनका जन्म स्थल है, तो कई लोग टूरिज्म के लिए भी आते हैं। ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट है पोटोमेक रिवर के बारे में। देखो न्यूज़ हमारे काम की नहीं है, न्यूज़ क्या है कि अमेरिका में जो हेलीकॉप्टर वगैरह अटैक मतलब जो भी आपस में टकराए हैं पोटोमेक रिवर में गिर गए, तो वो हमारे काम के नहीं है। पोटोमेक रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि पोटोमेक रिवर कहाँ की है, अमेरिका की है, और हम अमेरिका के लिए IAS नहीं बनना चाहते हैं, भारत के लिए बनना चाहते हैं। तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि वहाँ ओरिजिन क्या है, उसकी सहायक नदियाँ क्या है, नहीं, ये सिंपल सी बात है कहाँ से ओरिजिन होती है। तो इतना चीज़ याद रखना कि कहाँ गया ये पॉइंट, ये रहा, ये वर्जीनिया से ओरिजिन होती है बस। पोटोमेक रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, वर्जीनिया से। एक पॉइंट रखो खत्म, बाकी पूरा तो याद रहेगा नहीं, मतलब नहीं है। फिर ये कहाँ गिरती है, ये गिरती है चोसापिक बे, ये याद रखना चोसापिक बे, ये कहाँ पर है, ये अमेरिका की सबसे बड़ी और विश्व की तब तीसरी सबसे बड़ी एस्चुरी है। हम याद इस वजह से रख रहे हैं कि ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट एस्चुरी है, और यहाँ पर गिर रही है कौन सी, अभी जो रिवर बात कर रहे थे ना अमेरिका की, जिसे अमेरिका नदी भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे पोटोमेक रिवर हम बात कर रहे थे, जिसे अमेरिका नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। वो कहाँ पर गिरती है, मतलब यहाँ से निकली कहीं तो गिरेगी ना, तो वो इसे चेसापिक बे में गिरती है। जो चेसापिक बे है ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट एस्चुरी है। अब एस्चुरी क्या होती है मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। एस्चुरी ये है ना, ये रिवर यहाँ पे आ रही है, यहाँ पर ये समंदर है, ठीक है। जहाँ पर समंदर और रिवर का पानी मिलता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एस्चुरी। समंदर का खारा पानी, रिवर का मीठा पानी, जहाँ पर मिला वहाँ पर बनी एस्चुरी। तो ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा यहाँ पर होगा, ये समुद्र से पहले, समुद्र का पानी नहीं मिल रहा है उससे पहले यहाँ पर जो बनेगा उसे डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा लैंड पे बनेगा, एस्चुरी समंदर का पानी और रिवर जो आपस में मिलेगा उसे कहा जाता है एस्चुरी। तो ये एस्चुरी कौन सी थी, चेसापिक बे, कहाँ की एस्चुरी, अमेरिका की, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अमेरिका एस्चुरी है और अमेरिका की सबसे बड़ी एस्चुरी है। कौन सी रिवर इसमें गिर रही है, इसमें पोटोमेक रिवर गिर रही है। पोटोमेक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये मैं भूल गया, मैं भी वर्जीनिया से ओरिजिनेट हो रही है, और ये इसे कौन से नाम से जाना जाता है, अमेरिका नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना कौन से क्या थी वर्जीनिया वगैरह, क्योंकि 2-3 जगह मैंने पढ़ लिया था, वर्जीनिया, मैरीलैंड, वॉशिंगटन, यहाँ से फ्लो होती है, तो थोड़ा बहुत माइंड से निकल ही जाता है, वो लोड नहीं लेना आपको इतना, ठीक है। नेक्स्ट है गुलियन बेरे सिंड्रोम। गुलियन बेरे सिंड्रोम क्या होता है और BBE क्या होता है। गुलियन बेरे सिंड्रोम और बिकरस्टॉफ ब्रेन एंसेफ्लाइटिस ये होता है क्या है। ये जो गुलियन बेरे सिंड्रोम है, क्यों न्यूज़ में आया कि पुणे में इसकी कोई मामला देखने को मिला है। ये एक बीमारी है, इस बीमारी का मामला है पुणे में देखने को मिला है, गुलियन बेरे सिंड्रोम। इस बीमारी का जो मामला है पुणे में देखने को मिला है, इस वजह से ये चर्चा में आया है। ये एक रेयर डिजीज है, रेयर मतलब दुर्लभ, कभी कभार देखने को मिलती है, हर टाइम देखने को नहीं मिलती है। बात करें गुलियन बेरे सिंड्रोम के बारे में तो ये क्या होती है, GBS का मतलब ये जो हमारा न्यूरो सिस्टम होता है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, उससे रिलेटेड एक बीमारी है।
हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, आपने आंख पे टच किया, हाथ पे टच किया, ये सब कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। तो उससे रिलेटेड एक बीमारी है जिसका नाम है गुलियन बेरे सिंड्रोम। समझ में आ गया? जीबीएस क्या है? एक दुर्लभ बीमारी है। किससे रिलेटेड है? ये हमारे तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक रेयर बीमारी है। ये पॉइंट सारे याद रखना। गुलियन बेरे सिंड्रोम क्या है? एक बीमारी है, एक रेयर बीमारी है जो हमारे न्यूरो सिस्टम, हमारे तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। ये हमारी प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली होती है। हमारा जो पूरा इम्यूनो सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वो हमारी तंत्रिका तंत्र पे अटैक कर देती है। मतलब ये जब बीमारी किसी को हो जाती है तो हमारी ये है प्रतिरक्षा प्रणाली, ये हमारी खुद की जो तंत्रिका तंत्र होती है उसी पे अटैक कर देती है। अटैक कैसे करेगी? हाथ पैरों को काम करने से रोक देगी, ये सारा सिस्टम रोक देगी। तो उससे क्या होगा? अटैक हो गया। तो हमारी खुद की इम्यूनो सिस्टम है, वो हमारी खुद की प्रतिरक्षा तंत्रिका तंत्र पे अटैक करती है। कब करती है? जब किसी व्यक्ति को गुलियन बेरे सिंड्रोम होता है। तो गुलियन बेरे सिंड्रोम एक तंत्रिका तंत्र, एक न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड एक रेयर डिजीज है, एक दुर्लभ विकार है। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यूनो सिस्टम, हमारी जो तंत्रिका तंत्र होता है उस पर अटैक कर देती है, उस पर काम करने से रोक देती है। क्या क्या लक्षण है इसके? लक्षणों की बात करें तो इसमें कमजोरी आती है, इसमें आपके हाथ पैर पैरालाइसिस हो सकते हैं, रुक सकते हैं, श्वसन में भी दिक्कत आ सकती है। उपचार इसके लिए कुछ भी नहीं है। सारे पॉइंट काम के, सारे याद रख लेना। उपचार इसके लिए कुछ है नहीं, रक्तदान वगैरह करके इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, शुद्ध रक्तदान से। नेक्स्ट है बीबीई। बीबी मतलब बिकर स्ट्राफ ब्रेन स्टेम एंटेफ्लाइटिस। अब ये क्या होता है? बीबीई के बारे में बात करें तो ये भी एक रेयर डिजीज है। जो गुलियन बेरे सिंड्रोम था उसकी तरह ये भी एक रेयर डिजीज है। ये काफ़ी तेजी से फैलता है और ये भी हमारी तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है। और इसके अगर ये किसी को बीमारी हो जाती है ना, उसके मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र या न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड एक बीमारी है। इसके कारण हमारे मस्तिष्क, हमारे न्यूरो सिस्टम में सूजन आ जाती है। क्या क्या लक्षण होते हैं? इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसके कैरेक्टरिस्टिक है इसमें अतिसार। ठीक है, अतिसार का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, आप समझोगे, मैं नहीं बोलूँगा। तो अतिसार हो जाता है। गति भ्रंश क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके दिमाग में आपको पता नहीं क्या चल रहा है, नियंत्रण नहीं है, शरीर पे अंगों पे नियंत्रण नहीं, तो वो हो जाता है। दस्त वगैरह लगना अतिसार में आ गया, उल्टी वॉमिटिंग वगैरह होना, वो सारी चीज़ अतिसार में आ गया। डायरिया वगैरह होता है ना, तो वो अतिसार हो गया। ठीक है, और ये गति भ्रंश एनेक्टिस, ये अपना शरीर पे अपना कंट्रोल ही नहीं है, मतलब मन चाहे वैसे चल रहा है। ठीक है, मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं है। नेत्र पक्षघात, नेत्र वो पैरालाइज की तरह से जुड़ जाती है, अलग से हो जाती है। वो सारी चीज़ें इसमें होते हैं। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। लक्षण याद रख लेना। उपचार क्या है? वैसे तो इसका कोई खास उपचार है नहीं, बट ये जो आईजीवी हमने कहा था ना कि ब्लड वगैरह, शुद्ध ब्लड वगैरह ट्रांसफर करके इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, और क्या? टीका लगाया जा सकता है, फ्लू का टीका लगाया जा सकता है, स्वच्छता का ध्यान रखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है बीबीई में। बस तो ये दोनों पॉइंट थे, इसके रिलेटेड याद रखना। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कि हमारा जो टैक्स जो है ना उससे रिलेटेड है कि गवर्नमेंट ने है ना टैक्स वो कम किया है। तो इससे क्या फ्लिप कवर है उसके बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट नहीं है। आप फ्लिप कवर के बारे में आप इकोनॉमी में पढ़ोगे तो फ्लिप कवर क्या होता है? फ्लिप एक वो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा था अगर किसी देश की बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है, बेरोजगारी, और इन्होंने रिलेशन किया था, जो बेरोजगारी का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? अरे यार क्या होगा, पेन काम क्यों नहीं कर रही है? तो इन्होंने कहा था अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, यानी कि किसी देश की अगर बेरोजगारी बढ़ रही है इसका मतलब है वहां पर इन्फ्लेशन कम होगी। इसका संबंध कैसे है? मतलब क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है जैसे कि गवर्नमेंट ने ना अच्छी सी स्कीम लेकर आई जिसके कारण आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा आ गए। ठीक है, आपको सबको रोजगार दे दिया, आपके पास में पैसे बहुत ज़्यादा आ गए। पैसे आएंगे तो आप क्या करोगे? दुकानों पे जाओगे, खर्चा करोगे। खर्चा करने से क्या होगा? दुकानों पे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा? डिमांड बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। तो इस जो फिलिप्स थे इन्होंने कहा था अगर व्यक्तियों के पास में रोजगार ज़्यादा होगा तो रोजगार होने से महंगाई बढ़ेगी, रोजगार कम होगा तो महंगाई घटेगी। बट ये काम नहीं करा, कई जगह ये काम नहीं करता कि रोजगार भी बढ़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है, या रोजगार भी घट रहा है और महंगाई भी घट रही है। तो कई जगह ये काम नहीं कर रहा है, जबकि इन्होंने कहा था कि रोजगार बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, रोजगार घटेगा तो महंगाई घटेगी। बट इनका ये काम करा नहीं था। ठीक है, तो ये इस प्रकार का, बस ज़्यादा पॉइंट है नहीं इसमें। तो यही आर्टिकल था। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इस प्रकार से भी पढ़ा करो कि क्या चीज़ें काम आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है। तो इनका जो रिलेशन है वो काम नहीं करा, तो इसको याद करने की वैसे जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत फिलिप्स के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो अभी ये नेक्स्ट टैक्स सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस आर्टिकल में है नहीं, टैक्स सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अभी है ना गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म लेके आई है। तो क्या क्या रिफॉर्म लेके आई है? भारत में कर सुधार विकास मांग के बीच में, इससे रिलेटेड हमारा आर्टिकल है।
तो सबसे पहले चर्चा में क्यों है, चर्चा में इस वजह से है, केंद्र सरकार ने आपके लिए मौज कर दी है। मौज क्या कर दी है, अगर आपके पास में 12 लाख रुपए इनकम है ना, तो वो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बट हमारे पास में तो 12 लाख इनकम ही नहीं है ना, तो खुशी क्यों मनाएं हम। तो ये तो उनके लिए जिनके पास 12 लाख इनकम है। तो ठीक है, आपको खुशी हो ही नहीं, बट आप इस चीज़ समझ लेना, जिसके पास में 12 लाख की इनकम है वो टैक्स फ्री है। 12 लाख से ऊपर है उसको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के लिए अलग अलग स्लेब होती है, 5 लाख की इनकम है, 10 लाख की, 12 लाख की, 18 लाख की, अलग अलग स्लेब होती है। तो इसलिए जिसकी इनकम 12 लाख तक की है उन्हें टैक्स मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, अब इससे नुकसान क्या होगा, 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा, टैक्स कम हो जाएगा। 25 का एग्जाम है वो तो फिर भी थोड़ा बहुत देख लो, उसके बाद वाला वो मत देखो, क्योंकि तब से 50 बार चेंज हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो उनको देखने की जरूरत नहीं है। 25 में जिसका एग्जाम है मई में, ठीक है, तो उनको थोड़ा बहुत देख लेना कि हमने टैक्स रेट में कुछ चेंजेस लेके आए हैं, तो वो थोड़ा बहुत याद रखना। जिसका नहीं है वो छोड़ो, उनको ध्यान मत दो क्या चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ऐसे फालतू बक बक कर रहा हूँ बस, ठीक है, ऐसे समझ के छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। बट ये चीज़ें ऐसे काम आ सकती है कि टैक्स रेट घटाने का नुकसान क्या होता है, टैक्स रेट बढ़ाने का फायदा क्या हो सकता है, वो मेंस में काम आ जाएगी आपके। ठीक है, ये सारी चीज़ें छोड़ो, बट वो चीज़ें याद रखना। ये घटाया बढ़ाया ये तो याद नहीं रखोगे चलेगा, ये चीज़ें काम आएगी कि अगर टैक्स है उनमें सुधार किया, जो हमारे टैक्स स्ट्रक्चर था, कर का जो था पूरा सिस्टम था, उसमें सुधार करने के फायदे क्या हो सकते हैं। सबसे पहले उपभोग बढ़ेगा, कंज्यूम बढ़ेगा, मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो चीज़ें बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, टैक्स कम किया है मतलब लोगों के पास में पैसे बहुत ज़्यादा है, पैसे मतलब जो लोगों के पास ज़्यादा है तो लोग शॉपिंग ज़्यादा करेंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे, तो उपभोग बढ़ेगा, इनडायरेक्टली ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इससे क्या, उपभोग बढ़ेगा। पहला है, अगर कर में आप सुधार करते हो तो उपभोग बढ़ेगा, कंज्यूम बढ़ेगा, लोगों को जो कंज्यूम करने का तरीका है वो बढ़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, समझ में आ रहा है ना कि भाई फायदे क्या हो रहे हैं, अगर कर में सुधार करते हैं, कर कम, टैक्स कम कर देते हैं, लोगों पे टैक्स का जो भार है वो कम कर देते हैं, तो इसका फायदा क्या हो रहा है, बाद में नुकसान भी देखेंगे। पहला फायदा है, इसमें उपभोग बढ़ रहा है। उपभोग क्यों बढ़ेगा, कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा है तो वो शॉपिंग ज़्यादा करेंगे। ठीक है, दूसरा है बचत और इन्वेस्टमेंट, लोग सेविंग भी ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। लोगों के पास पैसे हैं तब तो कहीं बैंक में देंगे, कहीं शेयर मार्केट में देंगे। जब लोगों के पास से पैसे हैं वो मार्केट में आते हैं, बैंक के पास में आए तो बैंक किसी कंपनी को लोन देगा, कंपनी को लोन देगा तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी, कंपनी एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, तो रोजगार जनरेट होंगे, तो इकोनॉमिक को फायदा होगा। तो इस प्रकार से आप डॉट को कनेक्ट करो कि कैसे फायदा हो सकता है। लोगों के पास पैसे ज़्यादा है, जमा करवाएंगे बैंक में, शेयर मार्केट में जमा करवाएंगे, मार्केट में पैसे जाएंगे, तो फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो ये भी फायदा होगा, बचत और निवेश में भी फायदा होगा। फिर अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव, गुणक मतलब मल्टीप्लेशन हो जाता है। जैसे कि आपके पास में पैसे आए, आप उपभोग करोगे, लोगों के पास पैसे जाएंगे तो और उपभोग किया जाएगा, रोजगार जनरेट होंगे, इससे ये जीडीपी बढ़ जाएंगी। तो एक साइकिल की तरह काम करेगा। मैंने आपको पैसे दिए, आपने कुछ चीज़ खरीदी, ठीक है, वो चीज़ किसी और ने खरीदी तो उसको रोजगार मिला, उसके बाद पैसे, उसने चीज़ खरीदी, इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा और इकोनॉमी एक साइकिल के रूप में बढ़ती जाएगी। तो ये इस प्रकार की बात करी गई है। तो क्या क्या फायदा हुआ, उपभोग बढ़ेगा, बचत बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, निवेश प्रोत्साहित होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव आएगा, ये सारे फायदे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब नुकसान क्या हो सकता है। नुकसान की बात करें तो राजकोषीय घाटा बढ़ता है। ठीक है, मतलब लोगों को, सरकार के पास में पैसे ही नहीं है, कर वगैरह आएगा नहीं तो सरकार पैसे नहीं को, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। घाटा बढ़ने के बाद में सरकार है वो कोई स्कीम वगैरह चलाती है, उसको स्कीम रन नहीं कर पाएगी, स्कीम रन नहीं कर पाएगी तो सरकार को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो ये नुकसान भी देखने को मिलता है, क्योंकि हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए सरकार बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है। सरकार के पास पैसे नहीं तो वो खर्च कहाँ से करेगी। ठीक है, तो ये नुकसान भी देखने को मिलते हैं। हमारे टारगेट है, सरकार को टारगेट दिया गया है कि आप है ना अब इतना घाटा कर सकते हो, मतलब हर साल जो ये होता है सरकार के पास में राजकोषीय होता है, पूरा फंड होता है, पैसे होते हैं, तो उनके पास में एक जीडीपी, जैसे हमारी जीडीपी 100 रुपये है तो आप उस जीडीपी का 4 रुपये हैं, इतना तो आप घाटा कर सकते हो। मतलब मेरे पास में 100 रुपये हैं तो मैं इतना इन्वेस्ट करूं कि मेरे को 4 रुपये तक का नुकसान हो, वो तो मैं झेल सकता हूं। उससे ज़्यादा हो गया ना तो मैं झेल नहीं पाऊंगा। तो वही बात करी गई है, हमारा जो राजकोषीय घाटा का टारगेट दिया गया है वो हमारी जीडीपी का 4% है। अगर 4% तक का हमारा घाटा है तो झेल पाएंगे, इससे ज़्यादा आ गया तो वो नहीं झेल पाएंगे। ये सरकार को टारगेट दिया गया है, और टारगेट किसके द्वारा, एक रूल बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग सरकार को टारगेट दिया गया है। फिर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, ये क्या होता है, कैपेक्स, मतलब गवर्नमेंट है वो कितना एक्सपेंड कर रही है, गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है। सार्वजनिक मतलब सरकार के द्वारा क्या इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और पूंजीगत मतलब क्या होता है, पूंजी का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब सरकार रोड कितना बना रही है, हॉस्पिटल कितना बना रही है। तो कैपेक्स का मतलब होता है सरकार है वो खुद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना इन्वेस्ट कर रही है। तो सरकार ने 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है कैपेक्स के लिए। ये पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई काम के नहीं है, कितना याद रख लोगे,
कितने बेसिक डेटा है, नॉर्मल से है, ठीक है। यही पूरा आर्टिकल था। इस आर्टिकल में बात करी गई थी कि कर बढ़ाने के फायदे क्या है, कर घटाने के फायदे क्या है, अगर बढ़ाए तो नुकसान क्या है, नहीं नुकसान क्या है, ये सारी बातें करी गई। नॉर्मल सा आर्टिकल था। नेक्स्ट है कि ट्रंप ने जो मैक्सिको है, कनाडा है, इन पे 25% टैरिफ बढ़ा दिया है, चाइना पे भी ड्यूटी बढ़ा दी है। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ ये होता है कि भारत है वो किसी से, जैसे भारत है वो चाइना से कोई चीज़ मंगवा रहा है, ठीक है, लेकिन चाइना की चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती है और भारत की मार्केट को नुकसान हो सकता है, तो भारत इस पर टैक्स लगा देगा। मतलब एक तो नॉर्मल टैक्स है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देगा, तो ये एक अलग प्रकार का टैरिफ हो गया है। और एडिशनल ड्यूटी क्या होती है? एडिशनल ड्यूटी भी होती है इसी प्रकार का एक टैक्स है कि भाई उनको लगता है कि डंप कर रहे हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, एडिशनल ड्यूटी है, ये एक प्रकार के कर ही होते हैं। दूसरे बाहर से कोई देश, बाहर के देश से कोई सामान मंगवा रहे हैं तो वो बहुत महंगा, भारत की मार्केट के लिए वो सस्ता पड़ेगा, बट उससे नुकसान क्या होगा? हमारी कंपनियों के लिए नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, ये भी एक पेन है, मैं मंगवा रहा हूँ चाइना से, ये चाइना से पड़ रही 5 की, भारत में है, भारत की कंपनी ऐसे 50 की बेच रही है, तो अब मैं तो ये वाले खरीदूंगा 5 की, तो हमारी भारत की कंपनी खत्म हो जाएगी, फायदा इसको चाइना को होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इस पर 45 रुपये का टैक्स लगा देगी, ये भी 50 की, वो भी 50 की, अब जो अच्छी होगी वो बिकेगी। ये इस प्रकार का गेम चलता है। तो अभी ट्रंप ने क्या किया है, 25% है वो टैरिफ लगा दिया कनाडा और मैक्सिको पे, और चाइना पर 10% है वो टैक्स लगा दिया है। अब हमारे लिए क्या काम का है? हमारे यूपीएससी में काम का है। हाँ, काम का है। कैसे? अगर आईआर इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, वहां पर हम लिख रहे हैं, तो वहां पर हम एंगल दे सकते हैं कि अमेरिका है वो धीरे धीरे मतलब इस प्रकार की रोक रहा है, बाहर से चीजें जो आ रही है उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो भारत के लिए फायदे भी, फायदे कैसे हैं? जैसे चाइना की चीजें अमेरिका में कम जाएगी तो भारत के लिए एक मार्केट बन जाएगा, तो भारत उसमें अपनी जगह बना सकता है, तो भारत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। कनाडा अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं होंगे तो वो भी भारत के लिए बेनिफिट हो सकता है। नुकसान क्या है इसमें? नुकसान ये है कि अमेरिका आज चाइना पे लगा रहा है तो कल को भारत पे भी लगा सकता है, तो ये चीजें नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप सोचो, थोड़ा थोड़ा सोचो कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती है। हम चीज पढ़ तो नहीं लेकिन काम कहाँ आ सकती है, तो ये हमारी वहां उस टॉपिक में काम आ सकती है। इसके लिए बस आप पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, कंटिन्यू पढ़ोगे, तब सब आपको चीजें समझ आती रहेगी कि ये काम कहाँ आ सकती है। थोड़े बहुत मेंस के क्वेश्चन देखोगे, थोड़े बहुत प्रीलिम के क्वेश्चन देखेंगे, हम सब देख लेंगे, लोड मत लो, सब हो जाएगा क्लियर, डोंट वरी, मौज काटो। अब एक आर्टिकल है कांगो है ना, कांगो के बारे में आप जानते हो कि कांगो एक देश है, अफ्रीका का एक देश है। वहां पर क्या हुआ, वहां पर थोड़ा विद्रोह चल रहा है, आपसी वहां पे लोग हैं वो लड़ मरे हैं। तो अब लड़ मरे तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से दिक्कत हो गई है, लड़ मरे आपस में, उसकी वजह से दिक्कत हो गई है कि वहां पर तनाव की स्थिति खराब हो गई है, मतलब पूरा तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये हमारे लिए काम का क्या है और क्यों क्वेश्चन कहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है, ये थोड़ी चीज देख लेते हैं। वैसे देखो डायरेक्टली यूपीएससी कभी नहीं पूछेगी कि कांगो में क्या चल रहा है, ठीक है, और कांगो में क्यों चल रहा है, क्योंकि इतना यूपीएससी कभी नहीं पूछती। कांगो छोटा मोटा देश है, वहां पर्सनली क्या चल रहा है यूपीएससी के लिए वो काम की चीज नहीं है। यूपीएससी एक चीज पूछ सकती है, कांगो में जो चल रहा है वहां पर एक अशांति फैल गई है, तो भारत के असर है वो अफ्रीका के रिश्तों पर किस प्रकार के पड़ सकते हैं, या भारत पे इस पर किस प्रकार का असर पड़ सकता है, भारत के वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन पे क्या असर पड़ सकता है, या इस प्रकार की जो अशांति है उसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है, इससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। कांगो में क्या चल रहा है वो कभी नहीं पूछेगी। फिर भी आर्टिकल में बात करी गई है, थोड़ी बहुत अपन बात कर लेते हैं। कांगो की लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है लोकेशन। प्रीलिम में हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 और 2 तो पक्के क्वेश्चन आते हैं जो लोकेशन बेस होते हैं। तो ये कांगो की लोकेशन देख लो, कहाँ पर है कांगो, ये रहा DRC कांगो। कौन कौन से देशों से सीमा लगती है, ये है इसकी कैपिटल है, किंशासा कैपिटल है इसकी, ठीक है। ये कांगो है, यहाँ पर कौन सा है, युगांडा है, यहाँ पे रवांडा है, ये बुरुंडी है, ठीक है, ये जाम्बिया है, ये अंगोला है, ये कौन सा ऊपर वाला, ये ऊपर वाला भी एक और कांगो है, ये ना, ये एक और कांगो है। फिर सेंट्रल रिपब्लिकन, ये ठीक है, CAR देश है सेंट्रल रिपब्लिक वाला। फिर है साउथ सूडान। तो कांगो की इन देशों से बाउंड्री लगती है। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कांगो लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक का मतलब होता है ऐसा देश जिसकी समुद्र से सीमा नहीं लगती है, उस देश को कहा जाता है लैंड लॉक। तो इस कांगो की नहीं लग रही सीमा, ठीक है, तो कांगो लैंड लॉक कंट्री है। दूसरा, कौन कौन से देशों से कांगो की सीमा लगती है, अंगोला, जाम्बिया, फिर ब्रूंडी, रवांडा, युगांडा, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन, फिर कांगो, मतलब ये कांगो अलग है, ये कांगो अलग है, इससे सीमा लगती है। फिर यहाँ पर एक लेक है, ये लेक कौन सी है, ठीक है, यहाँ पर ये विक्टोरिया लेक है, इसके बारे में बताओ, तंगनाइक लेक है, उसके बारे में बताओ। तो यूपीएससी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यूपीएससी इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है प्रीलिम में,
इस पे रिलेटेड क्वेश्चन बने न, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये लेक के बारे में देख लो, ये है विक्टोरिया लेक है, ठीक है, ये है तंगनाइका लेक, ठीक है, यहाँ पर ये मालावी लेक है, मालावी। यहाँ पे एक छोटी सी और लेक है, मवेरू लेक है, बट वो यहाँ पे दिखाई नहीं गई है, तो मवेरू लेक भी है। तो इस प्रकार के लेक वगैरह कहीं भी पढ़ो, वो सारी चीज़ें जरूर पढ़ना। लेक कौन सी है, रिवर कौन सी फ्लो होती है, कौन कौन सी देशों से बाउंड्री लगती है, क्या वो लैंड लॉक है कि नहीं है, समुद्र से सीमा लग रही नहीं लग रही है, पोर्ट कौन सी है, इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है, ये सारी चीज़ें यूपीएससी पूछ सकती है, ठीक है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो ये कांगो की लोकेशन हमने देख ली है। अब कांगो की तो देख ही ली हमने, साथ साथ में हम दूसरे देश को भी देख लेते हैं जो भी न्यूज़ में था। ये देश है जिसका नाम है, ये एक और कांगो है, हमने अभी डीआरसी कांगो के बारे में बात करी थी, ये दूसरे छोटे वाला कांगो, वो है बड़े वाला कांगो, ये छोटे वाला कांगो, ठीक है। इसकी कैपिटल कहाँ है, ये ब्राज़ाविल। इसकी किस किस से सीमा लग रही है, तो एक तो बड़े वाले कांगो से लग रही है, एक CAR जो सेंट्रल रिपब्लिकन अफ्रीका था ये वाला, इससे एक कांगो से लग रही है, एक इससे लग रही है, ठीक है। और किससे लग रही है, यहाँ पे देख लो, कैमरून से सीमा लग रही है, ये कैमरून से लग रही है, गेबॉन से लग रही है, ये गेबॉन से लग रही है, और ये लैंड लॉक नहीं है क्योंकि इसकी सीमा समुद्र से लगती है। तो ये जो है, ये कांगो की भी देखो समुद्र से लग रही है, ये भी लैंड लॉक नहीं है, ये देखो ये समुद्र से लग रही है। तो DRC कांगो वो भी लैंड लॉक नहीं है, और ये जो है ना कौन सा जो नॉर्मल कांगो छोटे वाला, वो भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है, इसकी भी समुद्र से सीमा लग रही है। इसकी कैपिटल ये रही, कौन कौन से देशों से लग रही है, CAR सेंट्रल रिपब्लिक अफ्रीकन, कैमरून से लग रही है, गेबॉन से लग रही है, और DRC से लग रही है। यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, बस रट लो आप। वर्ल्ड मैप, एक दिन का एक मैप उठाना है, उसके बारे में देख लेना। आज हमने जैसे कि पूछा कांगो के बारे में, अफ्रीका पढ़ेंगे, हम अलग से भी पढ़ेंगे इन देशों सबको, बट उसको उठाओ एक बार पढ़ो, खत्म करो, मतलब आपको पता होना चाहिए देश कहाँ पर है, उंगली रखो बता दो कि ये उंगली यहाँ पर वो देश पड़ा है, ऐसे मुख जुबानी होनी चाहिए सारी, ठीक है। ये कांगो के बारे में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फिर आता है रवांडा, क्योंकि रवांडा भी चर्चा में हम आगे बात भी करेंगे कि क्या दिक्कतें चल रही है। तो यहाँ पे ये रवांडा है, सॉरी ये रहा, ये रवांडा है, ये बुरुंडी है। रवांडा की सीमा किस किस से लगती है, बुरुंडी से लग रही है, ऊपर युगांडा से, ये तंजानिया से है, और ये कौन सा है, ये DRC कांगो है। तो यहाँ से रवांडा की सीमा लग रही है, तो ये भी पता होना चाहिए। ये लेक तंगानिया के बारे में, लेक विक्टोरिया के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि ये जो कांगो है ना, DRC कांगो, ये इसका एक गेमू, ये क्या इसका एक जगह है, गेमू मतलब एक मान लो जगह का नाम है, एक जगह है, और यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है रवांडा। तो अब पहले एक जनजाति थी, आपको नाम याद नहीं रखना है, ये जनजाति थी वो ये थी DRC कांगो की, और ये जो रवांडा है ना, वहाँ पर एक अलग जनजाति की राज चलता था। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ के जो लोगों ने था इन लोगों को मार डाला, काफ़ी बुरी तरह से मारा, और इनके भी कुछ लोग थे, इन दोनों की जातियाँ सेम थी, तो इन सब ने मिलकर रवांडा के कुछ लोगों ने मारा। फिर रवांडा में एक टाइम के बाद में सरकार चेंज हो गई, और ये डर के मारे भाग आई, इनको पता है रवांडा वाले पीटेंगे, बदला तो लेंगे, कूटेंगे बुरी तरह से, नसें तोड़ देंगे, तो यहाँ से ये भाग आए। तो रवांडा ने क्या कहा, भाई तुम लोगों ने, ये जो कांगो को बोला, इस R ने C को बोला कि भाई तुमने हमारे पे जातियाँ करी थी, तुमने इंटरफेस करी थी, तो अब हम तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं। तो अब ये रवांडा है ना, ये बदला लेने के लिए इसकी खुद की जो आर्मी है, मतलब ये जो कांगो है, यहाँ की कुछ जनता है, उनको मिलकर के M23 एक ग्रुप बना दिया है। M23 बार बार न्यूज़ में आ रहा होगा, M23 किसको, कौन सपोर्ट कर रहा है, इसको रवांडा सपोर्ट कर रहा है, M23 को सपोर्ट कर रहा है रवांडा, और इसको बोल रहा है कि आप है ना कांगो के ऊपर अटैक करो। तो ये पूरा जो कांगो का गेमू, ये जो जगह है ना गेमू, ये पूरी जैसे कि राज्य मान लो, जैसे हमारा गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तो गेमू एक है राज्य है। ये कहाँ का राज्य है, ये राज्य है, मतलब ये स्टेट है वो कांगो का है। तो यहाँ पर ये जो जनसंख्या रहती है, कौन सी रहती है, M23 वाले लोग हैं। M23 एक नाम दिया गया है, एक सेना का नाम है, ठीक है। तो एक M23 नाम दिया गया है, यहाँ के लोग हैं, ये पूरा झगड़ा चल रहा है। तो ये पूरा मैटर चल रहा है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, ये आपके काम की चीज़ नहीं, मैंने सिंपली समझा दिया है कि रवांडा है वो सपोर्ट कर रहा है M23 में, क्योंकि बार बार न्यूज़ में आएंगे तो आपको थोड़ा रहेगा कि यार ये है क्या नहीं है। तो आपको सिंपल याद रखना M23 एक ग्रुप है जो कांगो पर अटैक कर रहा है, रवांडा इस M23 को सपोर्ट कर रहा है, और पहले कांगो वालों ने इन्होंने को मारा था, अब ये इनका बदला ले रहे हैं, इस टाइप का पूरा चल रहा है। भारत पे क्या असर हो सकता है, यहाँ पे भारत के कुछ लोग भी रह रहे हैं, 1000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो उनको भागना पड़ सकता है। भारत का बहुत अच्छा व्यापार चलता है अफ्रीका देशों के साथ में, भारत के संबंध अच्छे हैं, तो अगर यहाँ पे इस प्रकार के तनाव होंगे तो वो दिक्कत हो सकती है। भारत ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ अफ्रीका में, तो ये तनाव है तो वो भी खराब हो सकता है। तो भारत के लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम हो, शांति व्यवस्था ही भारत के लिए कायम अच्छी होनी चाहिए। तो ये अगर यहाँ पे दिक्कतें चलेगी तो वो भारत के लिए खराब मानी जाएगी, ठीक है। भारत समझौता करवा सकता है, भारत के रिश्ते इन सब के साथ में अच्छे हैं, तो भारत मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है। तो बस ये थोड़े बहुत पॉइंट है वो याद रखना, ये सारी बातें करी गई है, नाम या
कुछ भी याद रखना, ये फालतू झंझट वाली पढ़ना ही मत, क्या लिखा है क्यों लिखा है कुछ भी याद मत रखना, ठीक है, आपके काम की चीज़ है ही नहीं। जो काम का था वो बता दिया। फिर क्या है, लिव इन रिलेशन, उत्तराखंड में यूसीसी आया था, यूनिवर्सल सिविल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था, वो आर्टिकल हमने देख भी लिया था, डिस्कस भी कर लिया था, तो हम बात नहीं करेंगे। और यहाँ पे कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसे हम डिस्कस कर पाएंगे, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। न्यूज़पेपर में आता रहता है बट डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यही एक और केरला हाई कोर्ट का बयान आया है, अगर मेंस में कहीं लिख रहे हो तो यहाँ पर ये काम आ सकता है। क्या है यहाँ पर बात करी गई है, बात करी गई है कि केरला हाई कोर्ट ने कहा है फिजिकल रिलेशन, ठीक है, फिजिकल रिलेशन किसी के साथ में होते हैं और आप पहले से शादीशुदा हो और उसके बाद में फिजिकल रिलेशन हो रहे हो, फिर आपका कुछ भी हो गया, ब्रेकअप जो भी हो गया, और फिर आप जाके कोर्ट में केस करते हो कि मेरे साथ में रेप हुआ है, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। ये किसने कहा है, ये केरला हाई कोर्ट में कहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो वहां पर आपको बताना है, ऐसे कोट करके बता सकते हो कि भाई केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि शादी के बाद में कोई रिलेशन बनते हैं, उसके बाद में अगर कोई केस कर देता है तो फिजिकल रिलेशन वो रेप नहीं माना जाएगा। तो वो थोड़ा बहुत काम आ सकता है ऐसे। बस यहाँ पे ऐसे करो कि कहाँ मेरे को किस जगह लेके क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेरे को कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सबके लिए प्रिपेयर रहना है, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर रहना है, मेंस के लिए भी प्रिपेयर रहना है, प्रीलिम के लिए भी तैयार रहना है। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ये क्या है, के एस पुट्टास्वामी, जानते हो के एस पुट्टास्वामी को, आपने सुना होगा आधार कार्ड वाला मेंटर, राइट टू प्राइवेसी का नाम सुना होगा। तो ये राइट टू प्राइवेसी है, ये पुट्टास्वामी की देन है। पुट्टास्वामी जी कौन थे, पुट्टास्वामी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और एक एक्टिविस्ट थे। इन्होंने केस किया था, के एस पुट्टास्वामी नाम से केस हुआ था। इनमें बात करी गई थी राइट टू प्राइवेसी की, जो हमारा जो निजता का अधिकार होना चाहिए, ये एक फंडामेंटल राइट है, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में मामला दिया। तो के एस पुट्टास्वामी जी के बारे में ये थोड़ा बहुत आर्टिकल है, आपको याद नहीं रखना, बस थोड़ा सा के एस पुट्टास्वामी कौन थे, इतनी चीज़ें। पर्सन नहीं, न्यूज़, एक व्यक्ति है जो न्यूज़ में है। और आजकल यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती भी है, कोई व्यक्ति है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है वही केरल उच्च जो हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा था भाई रेप वगैरह के बारे में बात करी थी, तो हम बात नहीं करेंगे। ये भी कब खास नहीं है कि भाई जो फॉसिल फ्यूल होते हैं ना, जो ईंधन वगैरह से, कोयले वगैरह से फ्यूल बनते हैं, उसके रिलेटेड उसे कैसे कम किया जाता है, कैसे सब्सिडी वगैरह है, उसके बारे में बात करी गई। कोई खास ऐसे पॉइंट है नहीं जो हमारे काम में है, एनवायरनमेंट में या कोई टॉपिक में काम आए, प्रीलिम मेंस वगैरह में, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद में है इराक के बारे में, इराक की लोकेशन है उसके बारे में, कुर्दिस्तान के बारे में। तो क्या चल रहा है वो काम की चीज़ नहीं है। ये मैप देख लो, ये कौन सा देश है, ईरान है। ये कौन सा देश है, अजरबैजान है। ये कौन सा देश है, आर्मेनिया है। ये कौन सा देश है, टर्की है, सीरिया है, इराक है। अब इन सब देशों की बाउंड्री के बीच में एक जगह बनी हुई है, ये जगह है। यहाँ पर जो जनजाति रहती है उसका नाम है कुर्द, ठीक है। इस जनजाति का कहना है कि जहाँ जहाँ कुर्द रहती है उनके लिए एक अलग देश बना दिया जाए जिसका नाम हो कुर्दिस्तान। तो कुर्द एक जनजाति है, एक ट्राइब है, वो मांग कर रही है कि जहाँ जहाँ कुर्द रहते हैं वहाँ एक पूरा एक अलग से देश बना दिया जाए जिसका नाम हो कुर्दिस्तान, नाम हो, अलग से एक नाम हो कुर्दिस्तान। तो ये कहाँ का, कौन कौन से देशों में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, इराक में रहते हैं, सीरिया में रहते हैं और टर्की में भी कुछ रहते हैं। तो ये अभी जो इराक वाले हैं ना, ये काफ़ी डोमिनेट है, यहाँ पे अलग से राज भी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि पूरे में इनका राज हो, और इन्होंने आईएसआईएस वगैरह को भगा दिया यहाँ से, तो काफ़ी स्ट्रांग है। तो कुर्दिस्तान रीजन, ये आपको पता होना चाहिए कुर्दिस्तान की बाउंड्री किस किस से लगती है, कौन कौन से देश है वो कुर्दिस्तान में आते हैं। इराक आता है, ईरान है, सीरिया, टर्की। इराक, ईरान, सीरिया, टर्की। प्रीलिम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है जो कुर्दिस्तान के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसमें एक अलग नाम दे दिया जाएगा, वो आपको पहचान करना है। तो यहाँ पे इराक, ईरान, सीरिया, टर्की। फिर से लोकेशन में भी देख लो, मैप में भी देख लो, इराक, ईरान, सीरिया, टर्की, ये आ रहा है, ये कुर्दिस्तान के अंतर्गत आता है। यहाँ आर्मेनिया की बाउंड्री थोड़ी ऊपर रह गई, अजरबैजान तो बिल्कुल दूर रह गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैप फोकस करो, मैप जरूरी है। ये देख लो यहाँ पे कुर्द रहते हैं, मैप मतलब रट मारो मैप को, तो बस यही बात करिए कहाँ कहाँ रहते हैं, कोई चीज़ सिंपल सा पॉइंट हम देख चुके हैं, क्यों लड़ाई चल रही है, नहीं कोई ध्यान की बातें। क्वेश्चन इसका आंसर जरूर देना है, जरूर देना, कमेंट में इसका आंसर बताओ। कुर्दिस्तान कहाँ कहाँ फैला हुआ, कौन कौन सा देश है कुर्दिस्तान में फैला है, कौन सा देश कुर्दिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो इराक हिस्सा है, टर्की है, ईरान है, जॉर्डन है, इनमें से हिस्सा कौन सा नहीं है, आंसर में जरूर बताना, जरूर कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट राइट नाउ, कौन सा हिस्सा नहीं है, कमेंट बताओ। बता दिया, चलो आगे। फिर यहाँ पे आंसर भी दिया गया, देख लेना, डी आंसर है, ठीक है, कौन सा हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है यूके लेके आया एआई टूल के बारे में। यूके ने बात करी कि एआई टूल है जहाँ पर सेक्सुअल इमेज वगैरह जनरेट की जाती है, अगर ऐसा हुआ तो केस ठोक दिया जाएगा। यूके, उत्तराखंड आजकल बहुत एक्टिव है,
नहीं देखेंगे, सॉरी ये उत्तराखंड नहीं, ब्रिटेन वाला है, हमारा उत्तराखंड वाला नहीं है। ठीक है, ये एक आर्टिकल आया है कि भारतीय जो महिला टीम है वो जीत गई है, मतलब T20 जो भी मैच के वैसे जीती है, बट यूपीएससी में काम का नहीं है। तो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे, ये चीज़ अवॉइड कर दिया करो, टाइम वेस्ट करेगी आपका। बहुत अच्छी चीज़ है, गर्व की बात है, बट यूपीएससी में काम की नहीं है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग होता है, अल्ट्रा फूड प्रोसेसिंग, इससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो कहाँ काम आ सकता है, ये काम आ सकता है आपके अल्ट्रा फूड्स है ना, कहीं जगह काम आ सकता है, प्रीलिम मेंस में। पहले अल्ट्रा फूड होते क्या है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड ऐसे होते हैं जिसे बहुत ज़्यादा पकाया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको प्रोसेस किया जाता है, आपको बार बार खिलाया जाएगा, ये किया जाएगा, मतलब इतनी प्रोसेस से होकर कंपनियों में से गुजारा जाएगा, फैक्ट्री में से, कि आप पहचान ही नहीं पाओगे। तो इस प्रकार की खाद्य पदार्थ होते हैं, वो अलग अलग जो औद्योगिक प्रक्रिया होती है उनमें से गुजारे जाते हैं, ताकि उनका जो स्वरूप होता है, उनका जो तरीका होता है वो पूरा बार बदल जाता है। मैंने ये इस तरीके से भेजा था और अब बदल के कैसा हो गया, ऐसा हो गया है, तो उसे कहा जाता है प्रोसेस्ड फूड, पूरा उसका पैटर्न ही बदल गया, तो वो होता है प्रोसेस फूड होते हैं। ठीक है, उसका नुकसान क्या होता है और ऐसे क्यों किया जाता है? नुकसान तो ये होता है कि इसमें है ना, कहीं इसमें कलर मिलाए जाते हैं, ठीक है, रंग है, फिर इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाए जाते हैं, स्वीटनेस जो मिठाई, अलग अलग प्रकार की मिठाई के लिए इसमें प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं, इसके खाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, हार्ट की डिजीज़ हो जाती है। तो अल्ट्रा फूड है वो नहीं खाने चाहिए। और इस यूपीएससी अगर पूछ लेता है अल्ट्रा फूड क्या होता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, तो जिनको बहुत ज़्यादा पकाया जाता है, बहुत पकाऊ इंसान होता है, वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड होता है। तो सेम होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड के बारे में, मतलब समझ चुके होंगे, ये विशेषता बताई गई है, हमने सिंपल में बता दिया। ये सारी बातें यहीं करी गई है, सारी यही चीज़ करी गई है, सिंपल भाषा में समझ लो। अल्ट्रा मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुजारा जा रहा है, एक कंपनी में पहले उसमें मसाला मिलाया, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर उसको वापस गर्म किया, फिर उस तेल मिलाया, फिर मिर्ची मिलाई, फिर नमक मिलाया, फिर मिठाई मिलाई, ये सारी चीज़ें करी गई, तो वो हो गई अल्ट्रा फूड। नुकसान क्या होगा, नुकसान यही कि मोटापा बढ़ाया जाएगा, कैलोरी उसमें बहुत ज़्यादा होगी, और उसमें न्यूट्रिएंट जो मतलब जो पोषक तत्व होंगे वो बहुत कम होंगे, खाओगे तो पेट बढ़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे सारी में यही बात करी गई है। क्या है, किसने क्या कहा है, बस यही सिंपल, इसलिए कहता हूँ मैं 4-10 पेज भरे हुए, बात सिंपल से क्या है, इतनी सी है। तो आर्टिकल को आप समझोगे ना सही से, चीज़ें इतनी होती है, हम बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे 10 पेज भरे हुए हैं, तो मतलब इतना ही है। क्वेश्चन जरूर अटेंड करना, अल्ट्रा फूड क्या होते हैं, ठीक है। यह उन उद्योगों उत्पादों को संदर्भित करता है जिनमें औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उनके मूल स्वरूप बदल जाते हैं। बताओ, हमने देखा था मूल स्वरूप बिल्कुल बदल जाते हैं। उन खाद्य पदार्थों में से आमतौर पर कई सामग्रियां होती है जिनका उपयोग आमतौर पर घरेलू खाना पकाने में किया जाता है। बताओ अब, क्या हम जो होता है, जैसे हम कोई बाहर से चिप्स वगैरह लाते हैं, उनका यूज़ हम घरेलू करते हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं करते ना, बस थोड़ा दिमाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। कमेंट में आंसर बताओ, ठीक है, समझ गए आप। फिर है अल्ट्रा प्रोसेस फूड में अधिक मात्रा में सेवन पुरानी स्वास्थ्य स्थिति से जुड़ा हुआ है। क्या इसको ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो का क्या होगा? इसका आंसर कमेंट में बढ़ाओ, कमेंट राइट नाउ। और यहाँ पे इसका दिया हुआ क्या होता है, सारी चीज़ें देख लो, ए आंसर सही आएगा। ए का मतलब क्या है, इसमें केवल एक ही कथन सही है, ठीक है, केवल एक, ऊपर वाला है वो सही है, दूसरे दोनों है वो नीचे वाला गलत है। ये नहीं, क्या है, घर में इस प्रकार का यूज़ नहीं करते हैं और ये हेल्थ की बीमारियों को नुकसान करता है। तो यहाँ पर ये बात करी गई है। ये मेंस का क्वेश्चन है, ये तो आप पढ़ोगे तभी सॉल्व कर पाओगे, इससे सॉल्व आप नहीं करवा पाओगे। तो इसका ये आंसर दिया गया है, इसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, अगर हो जाता है तो कमेंट में कर देना, नहीं तो आप ये देख लेना, ठीक है। और ये भी फिर प्रीलिम के क्वेश्चन है, जरूर प्लीज़ ट्राई करना, इसे अटेंड करने की कोशिश जरूर करना इसको, ठीक है। इसकी व्याख्या भी दी गई है, बट इसे अटेंड जरूर करना, पढ़ लो पहले और उसे अटेंड करने की कोशिश करना, और कमेंट में आंसर जरूर बताना, जरूर बताना, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से समझा है। अगर कुछ समझ में नहीं आता प्लीज़ कमेंट करके बताओ, कहीं पे भी मैसेज वगैरह करके चलो कि ये समझ नहीं आता है, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, हम वापस ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।